है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में एक और थोड़ा सा वॉलेटाइल सत्र। निफ्टी अपनी चाल को मजबूत करने में लगा हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक में बिकवाली का दबाव भरपूर देखने को मिला। तो क्या होगी आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर आएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में कंसोलिडेशन का मूड, 100 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है निफ्टी। निफ्टी बैंक पे करीब 400 अंकों की दिख रही है कमजोरी। आज स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की बढ़त, मिड कैप्स में भी खरीदारी का रुझान। FMCG शेयरों में आज दिखा तगड़ा एक्शन, 1% उछला है निफ्टी का FMCG इंडेक्स। 1% से ज्यादा चढ़ा ITC, मैरिको और डाबर जैसा काउंटर। वहीं वरुण बेवरेजेस और UBL में 2 से 3% की बढ़त। फार्मा और मेटल शेयरों में भी दिख रही है खरीदारी, 3% उछलकर वायदे के टॉप गेनर्स हैं में डीवीज लैब शामिल। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क फार्मा और बायोकॉन में भी दिख रही है खरीदारी। वहीं मेटल इंडेक्स 0.25% ऊपर, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स में दिखी मुनाफा वसूली। और सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी से गोल्ड फाइनेंस कंपनियां रौनक दिखा रही हैं। 2% से ज्यादा चढ़ा मुथूट फाइनेंस का शेयर, मनप्पुरम भी भागा। और CNBC आवाज की खबर पर लगी मोहर। ब्लॉक डील विंडो में PNB हाउसिंग फाइनेंस में 5% हिस्सेदारी का हुआ सौदा। डील के बाद स्टॉक 7% उछला। वहीं सायंट DLM में प्रोमोटर्स की हिस्सा बेचने पर सायंट 3% भागा। तो स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मेरे साथ अनुज जुड़ रहे हैं, और अनुज आपको स्टूडियो में नहीं कहीं और दिखाई देंगे, तो पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनुज, देखिए, जो कल दोपहर से सिलसिला मुनाफा वसूली का चल रहा था वो कायम है। इस समय निफ्टी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव साइड पर रहने की, लेकिन निफ्टी बैंक ने पूरे तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले तो इस रसाकशी में जो ट्रेडर फंसा है उस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, ऐसा मैं तो ये कहूंगा कि आज प्रॉब्लम सिर्फ बैंक निफ्टी की। बैंकों को अगर आप एक बार के लिए दरकिनार कर दें तो मार्केट ठीक ठाक है। बैंक निफ्टी ने कल का लो भी तोड़ा और अभी डील पर काम कर रहा है, लेकिन एक्स ऑफ दैट मार्केट एकदम ठीक है। आप देखिए, निफ्टी अभी भी ग्रीन में है। वो बेटर पार्ट ऑफ द डे निफ्टी ने आज एक्चुअली ग्रीन में काम किया। तो और जबकि बैंक निफ्टी सबसे बड़ा कंपोनेंट है मार्केट का, बैंक सबसे बड़े कंपोनेंट है, उसके बावजूद मार्केट ठीक ठाक है। ब्रॉडर मार्केट देखिए, आप हेडलाइन पढ़ रहे थे कि स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, तो यहाँ पर क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है। एडवांस बैंक देखिए आप, ये एकदम शानदार है, और निफ्टी भी बिल्कुल ठीक ठाक मूव कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए कितनी तेजी है स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो क्लियरली ये सिर्फ एक बैंक स्पेसिफिक इशू है, और बैंकों में हम लगातार एक डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ इशू है। एडवांस डिक्लाइन देखिए एकदम पैरेलल लाइन, मेरे ख्याल से वही होगा जो कल हुआ था। एक फ्राइडे के मूव के बाद मंडे कंसोलिडेशन, कल हमने एक बड़ा ब्रेकआउट देखा, आज कंसोलिडेशन, कल मार्केट में मुझे लग रहा है बड़ा ब्रेकआउट आएगा। अब मैं आता हूँ लेवल्स पर। जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी में एक चीज बहुत क्लियर है, आप लॉन्ग रहिए, और 24,850 इस हफ्ते का मेरा व्यू था, और 25,000 अगले हफ्ते का वो इंटैक्ट है ऑल टाइम हाई का। एक अपने स्टॉप लॉस को रखिए बहुत टाइट 24,500 पर। और आज भी देखिए मार्केट ने आपको वो एक रेंज दी बाय करने की, जो हमारा बाय जोन था उसमें आया निफ्टी, और वहां से रिकवर हुआ। वही उससे थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस है, करीब करीब हर डिप में बाय करें 24,600 से 24,650 की हर डिप में बाय करें, और 24,500 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें। तो मैं कह रहा हूँ अगले हफ्ते नया हाई लग सकता है। हाँ, आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। देखिए, बैंक निफ्टी को कुछ फ्रैंकली छोड़ दी। बैंक निफ्टी बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी अभी तंग करने के मूड में है। बैंक निफ्टी ने कल ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट दे दिया था 20 रेमा का, लेकिन वहां पर फिर वो ऑप्शन सेलर आया, उसने बहुत तेजी से मार्केट को नीचे खींचा, और आज के मूव ने कंफर्म कर दिया कि बैंक निफ्टी में जो कल वाला मूव था वो एक फेक ब्रेकआउट था। और इसी के लिए जब तक 51,200 जब तक आप नहीं निकाल लेते, तब तक बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करें, कोई पोजीशन कैरी ना करें। और बैंक निफ्टी 51,200 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक कमजोरी रहेगा। लेकिन मैं इसको मार्केट की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानूंगा आज तक कि आज देखिए बैंक निफ्टी नहीं चला, निफ्टी आईटी कुछ खास नहीं कर रहा है। रिलायंस भी जो सुबह एक मूव बना रहा था वो भी फिजल आउट हुआ, उसके बावजूद निफ्टी ग्रीन में, और मिड कैप और स्मॉल कैप में इतना शानदार एक्शन, ये आपको मार्केट की इनहेरेंट स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है।
अनुज उसी पर आने वाली थी। अगर निफ्टी बैंक से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए इस समय, तो अगर हम 24,800 एंड उस नए हाई की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के दम पर रहेगा, और दूसरे कौन से की पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए उस मूव में? देखिए, आईटीसी एक क्लियर कट एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। ऑल टाइम हाई पर आईटीसी आया। आई थिंक उसका वेट भी काफी अच्छा खासा। आईटीसी तो एक स्टॉक रहेगा ही। रिलायंस को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कुछ हद तक मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक कंट्रीब्यूट करेंगे। और मेरा ये मानना है कि बैंकों में भी बॉटम बन चुका है उसका। ये एक प्रोसेस है जिसमें मार्केट टेस्ट कर रहा है कि क्या आप बैंक निफ्टी में होल्ड करने की ताकत रखते हैं, नहीं रखते हैं। तो अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई चेक करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे हो और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हो जाए। बैंक निफ्टी गिरना बंद कर दे, यही काफी है। लेकिन हाँ, जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो बाकी स्टॉक्स को देना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या फनी चीजें होती है मार्केट में कि बैंक निफ्टी थर्सडे और फ्राइडे को चलने लगता है, क्योंकि वो एक्सपायरी के सारे प्रेशर बैंक निफ्टी के ऊपर से हट चुके होते हैं। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी चल जाए आपका। आज बैंक निफ्टी अंडर प्रेशर है, हो सकता है कल आपका बैंक निफ्टी भी चल जाए। और हो सकता है कल आपको निफ्टी पर वो 24,850 के करीब का लेवल भी दिख जाए एक बार के लिए, पॉसिबल है। वैसे तो आज भी देखिए लोअर लेवल से फिर एक रिकवरी आ रही है मार्केट में निफ्टी पर, लेकिन उसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस समय फोकस करें सिर्फ निफ्टी पर, या फिर आप फोकस करें मिड कैप और स्मॉल कैप पर। निफ्टी में कहां से लीडरशिप आएगी ये कहना बहुत टफ होता है। जैसे कल बहुत टफ था ये कहना कि आज आईटी से चल जाएगा। आज ही कहना बहुत टफ होगा कि कल क्या चल जाएगा, ये गेस वर्क होगा इसके लिए। लेकिन कुछ ना कुछ चल जाएगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। कुछ ना कुछ चल जाएगा जो निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। तो इसके लिए निफ्टी में लॉन्ग है, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में चाहे फार्मा है चाहे बाकी के सेक्टर्स हैं जहां पर आपको अच्छे मोमेंटम दिख रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे आ रहे हैं, वहां पर आपको दिखेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए एक रफ अनुज ने टेक्सचर समझा दिया है। अनुज ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट से जो इस समय मूड माहौल स्टॉक्स के बल पर बनता हुआ दिखाई दिया है वो मैं फटाफट से स्क्रीन पर रखना चाहूँगी। वो ट्रेंडिंग काउंटर्स कौन से हैं जहां पर हरकत देखने को मिली है? देखिए, एक तरफ निफ्टी ऊपर, निफ्टी बैंक नीचे। तो निफ्टी कंस्ट्रिंग ऊपर है और ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट कर रहा है। तेजी वाले स्टॉक्स पहले आ रहे हैं, जैसे हम सुबह में भी मेंशन कर रहे थे। डीवीज लैब अब 3.5% ऊपर, टाइटन में 2.5% का इजाफा, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशन जोरदार बनती हुई दिखाई दी है। जुबलेंट फूड में 4% का इजाफा, चंबल फर्टिलाइजर बैंड से बाहर निकलते ही यहां पर तेजी बनी। और दो कैश मार्केट के स्टॉक्स मैंने जोड़े जहां पर मोमेंटम है। सुबह से हम बात कर रहे थे उन शिप बिल्डिंग कंपनियों की। मजगांव डॉक अभी भी मोमेंटम दिखा रहा है, नायका में तेजी है। लेकिन दबाव कहां पर है? अल्ट्राटेक, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, एसबीआई जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर कमजोरी। तो बैंकों की कमजोरी एक तो एचडीएफसी बैंक में रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी एसबीआई में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। मिड कैप साइड पर आप ध्यान दीजिएगा कि रियल एस्टेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो गोदरेज 2% नीचे, डीएलएफ में दबाव देखने को मिला है। वहां कैश मार्केट वाले टोरेंट पावर और मैनकाइंड फार्मा जैसे जो मोमेंटम वाले काउंटर्स थे उनमें भी अब पोजीशंस थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दे रही। तो ये इनफैक्ट एक सार मार्केट का आपके लिए साफ स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया, उनसे बात करना शुरू करेंगे। गौरांग शाह से फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, सुदीप शाह और विकास सालुंके हैं। 220 पर मनीषा, हमारी जो कमोडिटीज एडिटर है मनीषा गुप्ता, उनको जोड़ेंगे। सोने की जो चमक बड़ी है उसके क्या मायने हैं, क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, किस तरह के आगे लेवल्स देखने को मिलेंगे, इस पे बात होगी। और साथ ही कमोडिटी स्टॉक्स भी आपने गौर किया होगा तेजी में है, तो उन्हें क्या ड्राइव कर रहा है सुमित आपको बताएंगे। 2:30 पर यतिन आपको बताएंगे कि नायका में ये जो तेजी आई है 10-11% की, उसके पीछे क्या वजह है, यहाँ क्या चल रहा है। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारा साथ देने वाले हैं मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी। फिर डीलिंग रूम का जायजा यतिन के साथ ही लेंगे। 3:10 पर दीपक नाइट्राइट के मैनेजमेंट से हमारे सहयोगी केतन ने बात की, उसका एक अंश आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान उन्होंने अनवेल किया है। साथ ही साथ फिर बढ़ेंगे क्लोजिंग की तरफ, बीटीएसटी, एसटीबीटी और क्लोजिंग फाइनल आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और कुछ देर में आशीष भी जुड़ेंगे शो को आगे संभालने के लिए। लेकिन क्लोजिंग स्ट्रैटेजीज का शुरुआत करते हैं। गामा सर, गुड आफ्टरनून। इस समय की कॉल आपकी। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है डाबर इंडिया। ट्रेड कर रहा है 633 पर। टॉप होना चाहिए मेरे ख्याल से 629 पर, ज्यादा नहीं, करीब 4 रुपए का स्टॉक है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 644 डाबर इंडिया।
डाबर इंडिया में एक मौका तेजी का बन रहा है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी, तो देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान है। जो मेरा पिक है वो एचपीसीएल है। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। ट्रेंड पहले से ही पॉजिटिव है क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से ही दिख रहे थे चार्ट्स पे। तो एचपीसीएल में खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 399 के रहेंगे। टारगेट रहेंगे 430 रुपए के, 430 के एचपीसीएल में। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 410 का कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर 5 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 20 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, एचपीसीएल लगातार ऑयल एंड गैस स्टॉक पर बात हुई। 3 दिन से एचपीसीएल बीपीसीएल में शानदार मोमेंटम है। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरी नजर है टाइटन पे। बहुत बढ़िया प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है आज, और जिस तरह से ब्रेकआउट है मुझे लगता है इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 3640। 3640 के बाद 3700। सो टाइटन इज अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 3520 का और लॉन्ग करेंगे पोजिशनली बाय टाइटन। ओके, तो टाइटन में एक मौका आपके लिए साफ बन रहा है। सुदीप, आपका पिक क्या रहेगा? सुदीप, आप शायद म्यूट पर हैं। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। हर्षदा जी, मुझे लग रहा है कि पावर स्टॉक्स में जैसे सीईएससी में एक अच्छा मोमेंटम है। एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है हर एक पैरामीटर पे, डेली, वीकली, मंथली। और साथ ही साथ में पिछले 15 सेशन से जो एक कंसोलिडेशन हो रहा था 170 और 180 के बीच में, तो वहां से आज एक ब्रेकआउट आया है और वीकली कैंडल भी ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे आ गई है। मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यहाँ पे। 189 का भी करंट मार्केट प्राइस है, 184 का स्टॉप लॉस और 198 और 202 के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 सेशंस में मुझे लग रहा है सीएससी में पोजिशनली आ सकते हैं। ओके, सीएससी यहाँ पर एक बाय कॉल, एक कैश मार्केट का स्टॉक होगा। विकास सोलंकी के पास चलते हैं। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव, तो मुझे लगता है जुबलेंट फूडवर्क यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है इंट्राडे में। तो मुझे लगता है 650 के ऊपर अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में मुझे लगता है 680 के आसपास का एक अच्छा पॉजिटिव साइड मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 640 अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंट्राडे बेस पे इसने बना चुका है। तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाय कीजिए। टेक्निकली डेली चार्ट पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। तो 680 के टारगेट के लिए जुबलेंट फूडवर्क को यहाँ पे बाय करें। ओके, तो जुबलेंट फूड और आज का ये टॉप ट्रेडेड काउंटर भी है। तेजी की पोजीशंस यहाँ पर अभी भी ली जा सकती है। गौरांग, गुड आफ्टरनून, बताइए इस मार्केट को कैसे अप्रोच करें, क्या खास ट्रेड है इस समय का? धन्यवाद हर्षदा जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो धातु क्षेत्र में से हमने हिंडाल्को को पसंद किया है। हाल ही में जब नतीजे आए थे हर्षदा, तब नतीजे देखने के पश्चात हमने जो हमारा लक्ष्यांक है उसको ऊपर की तरफ किया है, और फिलहाल जो लक्ष्यांक निर्धारित है वो करीबन 800 रुपए के आसपास है। तो मौजूदा स्तर से अच्छा खासा ऊपर के तरफ का दायरा आपको देखने मिल सकता है। ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हम निवेश की राय दें। ओके, लंबी अवधि के आधार पर हिंडाल्को। देखिए हर्षदा, एक चीज है, नॉन फेरस मेटल्स में अच्छी खासी तेजी है। और एक चीज जो आई थिंक हमने परसों भी डिस्कस की थी कि जैक्सन होल के सिंपोजियम से पहले थोड़ा सा आपको कमोडिटीज में, सॉफ्ट कमोडिटीज, हार्ड कमोडिटीज, इन सब में अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट अब एक बेट लेगा कि फेड जो है वो एक डबिश बेट लेने वाला है। डबिश फेड आपको दिखाई देने वाला है। वो उसका आउटकम जो है वो हमारे टाइम के हिसाब से कल रात को आएगा। तो नहीं, सॉरी, कल रात को नहीं, परसों रात को आएगा, शायद फ्राइडे नाइट को आएगा। अभी तो वेडनेसडे चल रहा है। तो मुझे और लग रहा है कि अभी भी और 2-3 दिन आपके पास मौका है कमोडिटी स्टॉक्स में पोजिशनिंग बनाने का। और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज ये हो रही है कि बाकी कमोडिटीज भले चल रही हैं, ब्रेंट क्रूड नहीं चल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है और इसका एक इम्पैक्ट आपको एचपी, बीपीसीएल इनमें भी दिख रहा है। ये भी एक ऐसी स्पेस है जहां पर इसका मोमेंटम है। बेसिकली जो मैं पॉइंट अब इस समय देखना चाह रहा हूँ कि वहां फोकस करें जहां पे इस समय वैल्यू प्लस मोमेंटम दोनों है। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इस समय, वो मेटल्स में है इस समय। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्टॉक्स रोज आप देखिए लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दे रहे हैं आपको, और एक पोजिशनली भी अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी और नॉन फेरस मेटल्स। यहाँ पर इनफैक्ट
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर ये सभी काउंटर्स आ खड़े हुए हैं और वो कमोडिटी प्ले। इनफैक्ट मनीषा को हम कुछ ही देर में अनुज जोड़ने भी वाले हैं। जिस तरह की हरकत हमने देखी थी सोने में बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन कंसिडरिंग इस सांस को हमने छेड़ दिया है। आप देखिए हिंडाल्को जैसा ट्रेड किस तरह की एक्टिविटी दिखा रहा है, और इस पर हम सुबह में भी आई थिंक बात कर भी रहे थे। एक बार एक टेक चेक इस पर ले लेते हैं। मानस, जिस तरह का मूव देखने को मिला है इस पर्टिकुलर काउंटर में, सुमित आके ऑफ कोर्स वो सारे तार जोड़ेंगे कि किस कमोडिटी में कितना एक्शन देखने को मिला, लेकिन कंसिडरिंग इस पर अभी एक थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट आ गया है 689 के आसपास, कैसा प्ले है ये? हिंडाल्को में 2 दिन पहले इंडिकेशन मिले थे जब स्टॉक ने 640 का स्तर ब्रीच किया था, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया था। तो अब 3 दिनों की रैली के बाद यहाँ पर खरीदना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। 674 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। अगर 700 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन हुआ तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 730 रुपए के आसपास का होगा। फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। कंपनी ने बैंगलोर में कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया को करीब 1.4 मिलियन स्क्वायर फुट जगह लीज पर दी है, तो इनके लिए ऑफकोर्स एक पॉजिटिव करीब 374 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चलिए कुछ और अपॉर्चुनिटीज इस मार्केट ने जो आज पकड़ी हैं उसको रिविजिट करते हैं। और उसमें सुबह में आपको याद होगा जब हमने मार्केट खोला तो बात की फार्मा कंपनियों की। डीवीज लैब देखिए, डॉक्टर रेड्डीज देखिए, इप्का लैब्स देखिए, ग्लेनमार्क देखिए, पूरा पैक है जहां पर मोमेंटम बना हुआ है सुबह से ही। वो फार्मा इंडेक्स आउट परफॉर्मर साबित हुआ है। डीवीज लैब आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर। क्या जो मौका था वो पूरी तरह से स्क्रीन पर आ गया है, या फिर मानस आपने आई थिंक 5040 तक का टारगेट दिया था, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, वो अचीवेबल लग रहा है राइट? इस ट्रेड को राइड करना चाहिए कंसिडरिंग आज अच्छे वॉल्यूम्स पर ये स्टॉक टिका है 3-3.5% ऊपर। तो बिल्कुल देखिए उस ट्रेड को राइड करना चाहिए। केवल स्टॉप लॉस को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। स्टॉप लॉस अब रहेगा 4840 का। 4840 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। सबसे पहले करीब 4990 के टारगेट है, लेकिन उसके ऊपर 50,050 तक के टारगेट्स पॉसिबल है डीवीज लैब में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी डीवीज लैब में साफ बनती हुई दिखाई दे रही। 5040 तक के लेवल्स आगे डेफिनेटली बनने की गुंजाइश यहाँ पर बन रही है। फार्मा कंपनियों में कोई ट्रेड सुदीप जो आपने इनफैक्ट आज राइड करवाया है अपने क्लाइंट्स को, या फिर अब मौका देखा है तेजी का? हर्षदा जी, मुझे लग रहा है जो हिसाब से डॉक्टर रेड्डी में मोमेंटम यहाँ पे है 7000 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकला। प्रीवियस मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सेशंस के पहले 2-3 दफा ऐसा हुआ था कि 7030-40 तक स्टॉक गया था और वहां से करेक्ट हो गया था 67-60-750 के आसपास। तो अब जो हिसाब से ये मोमेंटम वापस से रिन्यूड मोमेंटम देखा है, प्रीवियस सारे जो स्विंग हाइस के ऊपर अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ जो ये लार्ज कैप फार्माज है वहां पे एक बढ़िया मोमेंटम नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है डॉक्टर रेड्डीज भी यहाँ से 7200 7230 तक का एक अप मूव दिखा सकते हैं 6900 के स्टॉप लॉस से। और सन फार्मा में भी एक अच्छा मूव लग रहा है यहाँ से। मुझे लग रहा है 4 से 5% का मूव सन फार्मा में भी आ सकता है। तो अभी भले फिलहाल फ्लैट है, पर मुझे लग रहा है कि ये वेरी सून इट विल कैच अप विद द एंटायर फार्मा रैली। तो ये दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है ध्यान में रखने चाहिए, डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसे ट्रेड्स पर नजरें बनाए रखें, यहाँ पर एक ट्रेड का मौका है। गौरांग, आपको कुछ खास पसंद है इस समय फार्मा में? मझौली कंपनियां हर्षदा जो फार्मा क्षेत्र में है वहां पर हमें लग रहा है कि शायद नतीजों के आधार पर भी और जो घोषणाएं इन्होंने की है उसके आधार पर बेहतर रुझान आता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ कंपनियों के मैं नाम लेना चाहूं तो जाइडस लाइफ, जाइडस वेलनेस, नैटको फार्मा और बिंदु फार्मा, ये कुछ विकल्प हो गए छोटी मझौली फार्मा क्षेत्र की कंपनी में। जाइडस लाइफ, नैटको फार्मा, इनफैक्ट जाइडस में भी सुबह में थोड़ा सा एक्शन बना था। इस समय क्या देख रहे हैं? इस समय तो मेरी स्क्रीन पर इनफैक्ट एक इप्का लैब्स वाला ट्रेड है। जाइडस भी करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। राजेश सातपुते जी, एक बार इप्का पर कॉल दीजिए, फिर आगे दूसरी कंपनियों की बात करेंगे। हर्षदा जी, मुझे लगता है इप्का में जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, यहाँ पे मोमेंटम चलेगा। थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन मुझे लगता है 1400 के ऊपर जब तक ये सस्टेन करेगा तब तक पूरे चांसेस है कि फिर से ये अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएगा और इवेंचुअली 1440 का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है। तो 1400 के ऊपर बायस जो है वो पॉजिटिव रखे, बाय करे। स्टॉप लॉस एक्चुअली एटलीस्ट 20 पॉइंट्स का होगा, यानी 1380 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे।
ओके, तो इप्का लैब्स काफ़ी तगड़ा मोमेंटम इनफैक्ट हुआ है, एडिशन गाना कर रहा है और उसी के मद्देनज़र ये स्टॉक रेडार पर आ रहा है। काबा जी, आपने नोटिस किया होगा 10 साढ़े 10 बजे के बाद अदानी ग्रुप के दो मेजर स्टॉक्स अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट में एक्टिविटी जोर पकड़ती हुई दिखाई दी थी। अदानी एंटरप्राइजेस इस समय करीब करीब 1 या 1.5% ऊपर है। क्या 3114 पर अभी भी ये कंपेलिंग बाय है, कंसिडरिंग इसने जो हाई अचीव किया उसके बाद थोड़ा सा हल्का हुआ है, करीब 50 रुपए नीचे आया है। एक्चुअली अडानी एंटरप्राइजेस में देखा जाए तो एक एक्सपेंशन हुआ, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर एक एक्सपेंशन हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर लेना है कल के लिए तो शायद ठीक रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। स्टॉप लगा सकते हैं अडानी एंटरप्राइज पर करीब 3075 का, ज्यादा नहीं है, और एक्सपेक्ट करते हैं फिर एक एक्सपेंशन शुरू हो। अडानी पोर्ट मुझे बेहतर ट्रेड लगता है फ्रॉम रिलेटिवली। ये ट्रेड कर रहा है 1503 पर, इस पर भी टाइट स्टॉप लगा सकते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर मूव है, स्टॉप होगा करीब 1495 का, अपसाइड टारगेट 1530 के नजर आते हैं, वो भी कल तक के। तो अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट लेकिन कल का पे देख सकते हैं तो शायद देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवर में दिख रहा है अदानी पोर्ट में वर्सेस अदानी एंटरप्राइजेस, लेकिन दोनों में एक बहुत तगड़ा स्पाइक देखने को मिला था 10:30-11 बजे के बीच में। उसके बाद थोड़े से नर्म हुए हैं, लेकिन अभी भी अच्छी खासी तेज़ी इन स्टॉक्स में बनी हुई है। एक बार निफ्टी आईटी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखिएगा आप प्लीज़ TCS को, साथ ही आपके जो दूसरे मिड कैप IT कंपनियाँ, क्योंकि डे लो से अब थोड़ी सी चाल इनकी बेहतर होने लगी है। भले ही वो तब पॉजिटिव मूव ना आया हो, लेकिन 85 अंक ऊपर TCS कोशिश ज़रूर कर रहा है। विकास, TCS में इस समय ट्रेड है या फिर कुछ टाइम लेंगे आप वो एक कन्विंसिंग बाय आने के लिए? जी, अगर TCS की बात करूँ तो कल भी हमने देखा था कि ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस होते हैं देखने मिल रहा था 45-60 के आसपास का। आज भी हमने देखा है कि उसी रेंज के आसपास जाके ये रुक रहा है, लेकिन अभी भी इसमें एक मुझे लगता है कि अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। ऊपर में अगर ये रेंज क्लियर करता है 45-60 के ऊपर में, तो मुझे लगता है 46-70 के आसपास का एक अच्छा खासा अप मूव यहाँ पे देखने मिलेगा। हालांकि नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 4500 के आसपास का ही है, तो अभी इसी रेंज के दायरे में ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो अगर ये 45-60 अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो वहां से मुझे लगता है 46-70 के आसपास का एक अप मूव यहाँ पे TCS में देखने मिल सकता है। कंपैरेटिवली अगर दूसरा कोई बात करना तो मुझे टेक महिंद्रा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। वहां पे एक अच्छा मोमेंटम अभी भी लग रहा है कैरी करते हुए देखने मिलेगा। 1640 के ऊपर अगर ये भी निकलता है काउंटर, तो वहां से भी एक अच्छा मोमेंटम कैरी करेगा ऊपर में 1670-1680 के आसपास का एक पॉजिटिव रुझान यहाँ पे टेक एम में भी देखने मिल सकता है। टेक महिंद्रा में भी शायद एक निश्चित लेवल से रिकवरी देखने को मिलेगी। TCS में तो वो साफ फिलहाल दिखाई दे रही है, तो ये पॉकेट देखते हैं कुछ और सपोर्ट देता है या नहीं। इन स्टॉक्स पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। लेकिन देखिए इक्विटी मार्केट्स में तो जितना एक्शन होना था वो है आपकी स्क्रीन पर। सोने में काफ़ी तगड़ी तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सोना रिकॉर्ड हाइस पर एक बार फिर पहुंचता हुआ दिखाई दिया। 72,000 के पार MCX में सोने के दाम टॉप आउट होते हुए दिखाई दिए हैं। अब क्या ट्रिगर है इस समय सोने में इतनी बड़ी तेज़ी का? हमारे कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ गई हैं। मनीषा, ऐसा नया क्या हुआ है कि अचानक 2500 के ऊपर कॉमेक्स में भाव, $2500 के पार एंड 72,000 MCX पे? जी हाँ हर्षदा, अगर आप ऑल टाइम हाई देखें सोने में तो वो हमने $2520 पर आउंस का यहाँ पर फिलहाल बनाया है। और हर बार जैसा कि होता है कि आप एक ऑल टाइम छूते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलता है, तो आप एग्जैक्टली वो यहाँ पर देख रहे हैं। अगर इस साल की बात की जाए हर्षदा, तो इस साल की शुरुआत हुई थी $2050 पर आउंस से। फरवरी में हमने प्राइसेस 1992 तक जाते हुए देखे थे और वहां से ये एक तरफा तेजी है जो आपको 2520 तक लेकर आई है। तो एवरी रनअप के बाद एक करेक्शन जरूर आई है, लेकिन वो करेक्शन काफी शैलो रही है। बिग हैंड्स, स्मॉल हैंड्स ने कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर मुनाफा वसूली नहीं की है। इसका मतलब ये है कि सोना अभी भी लोग काफी स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं इस राय को लेकर कि आगे जाकर जो जियोपॉलिटिक्स है वो शायद बरकरार रहेगा। डी डॉलराइजेशन का जो थीम है वो भी सोने के लिए सपोर्टिव है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है।
है। इन्वेस्टर्स और ज्वेलरी बैंक हमने यहाँ पर पिक होते हुए देखी है। आगे जाकर सितंबर में रेट कटौती की एक्सपेक्टेशन है, वो ऑलरेडी प्राइसेस में फैक्टर इन हो चुकी है। और सिर्फ यूएस नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी सभी यहाँ पर रेट कटौती की बात कर रहे हैं, तो उसका फायदा ऑफ कोर्स सोने को मिलेगा। अब आगे जाने की जहाँ तक बात है तो वो बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी है, यूबीएस है, मैक्वायरी है, सबका ये मानना है कि आगे जाकर सोना अभी और भी हाइज बना सकता है रादर। तो इस साल और अगले साल के अंत तक जिस तरह के व्यूज हैं वो ये बताते हैं कि 2500 से $3000 पर आउंस के लेवल्स आपको ऊपर में अब भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो लोग शादी की खरीदारी के लिए उतर रहे थे मार्केट में, वो पूरे इस समय उतरे या फिर लार्जली जब वो ड्यूटी कट हुई थी वो ज्यादा अमाउंट आ चुका है? एब्सोल्युटली, वो बहुत ही सही समय था। और हर्षदा, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑल टाइम हाइज हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में हमने ऑल टाइम हाइज नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो जो 9% की गिरावट थी वो डाइवर्जेंस अभी भी मार्केट्स में है। लेकिन आगे जाके जिस तरह की तेजी की बात की जा रही है, जो इंडियन ब्रोकरेजेस हैं वो बताती हैं कि अगर रुपये को भी यहाँ पर मद्देनजर रखा जाए तो दिवाली तक, अब करंटली यहाँ पर 72,000 के आसपास के लेवल्स हैं, दिवाली तक 75, 75.5 के लेवल्स आपको शायद यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो एब्सोल्युटली फिलहाल भी खरीदारी के अच्छे मौके हैं। तो सोने खरीदना है तो शायद ये समय है, ज़्यादा वेट ना करें। मनीषा, साथ ही इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला, तो एग्जैक्टली मेटल्स में क्या ड्राइव कर रहा है ये मूव? हर्षदा, अगर आप जून और जुलाई के महीने देखें तो यहाँ पर एक सेल ऑफ था। इन दोनों ही महीने में मेटल्स ने आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अगस्त में कुछ पिकअप जरूर आया है, वो इसलिए एक क्योंकि डॉलर 7 महीने के लोज पर है, 100 के नीचे के लेवल्स हैं। दूसरा, चीन की तरफ से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन चीन में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो थोड़ी सी पिकअप हुई है, इसके लिए इन्वेंट्रीज वहां पर गिरती हुई नजर आ रही हैं। अब अगर हम कॉपर को देखें तो वहां पर डिमांड थोड़ी बेहतरीन हुई है, और स्पेशली स्पेक्युलेटिव लॉन्ग पोजीशंस टोटली कवर अप हो चुकी थी, 84% की गिरावट थी। तो कुछ इन स्तरों पर अब मौका मिल रहा है खरीदने का। जहां तक एल्यूमिनियम की बात है, ये डेफिनेटली बुलिश नजर आ रहा है। एल्यूमिना की कॉस्ट हायर है ऑस्ट्रेलिया से। चाइना ने एल्यूमिनियम इंपोर्ट 11.5% बढ़ाया है जुलाई के महीने में, और वहां डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है। एल्यूमिनियम के स्टॉक्स टू बिगिन विद बहुत ज्यादा नहीं है, तो आई थिंक कॉपर एल्यूमिनियम आपकी रडार पे डेफिनेटली होने चाहिए। तो कॉपर और एल्यूमिनियम वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ। शुक्रिया मनीषा इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट सुमित हमारे साथ भी जुड़ गए हैं, और सुमित आपको बताएंगे जो कॉपर एल्यूमिनियम में एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, उसको अब भारतीय शेयर बाजार के स्टॉक्स के साथ अगर आप तार जोड़कर देखें तो कितना एक्शन बना है सुमित? तो देखिए, अलग अलग कमोडिटीज़ हैं और अलग अलग कमोडिटीज़ के हिसाब से अलग अलग मेटल कंपनीज भी हैं। ये सूची बहुत लंबी होगी, अगर एक एक करके गिना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ कंपनियां आपके सामने हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं कॉपर के साथ। अभी मनीषा मैम बातचीत कर भी रही थी, कॉपर के प्राइसेस में किस तरह का एक एक्शन बनता हुआ दिखाई पड़ा है। दरअसल कॉपर के जो प्राइसेस हैं इनमें 1% के आसपास का मूव एक महीने में और 3% का मूव एक हफ्ते में आता हुआ दिखाई पड़ा है। देश का सबसे बड़ा कॉपर का प्लेयर जो है वो है हिंदुस्तान कॉपर। 80% के आसपास के कॉपर के रिजर्व इस कंपनी के पास हैं, और देश के जो कॉपर और की माइनिंग की इकलौती कंपनी ये है। दूसरा नाम आता है वेदांता का। दरअसल वेदांता जो है वो एक ही सेगमेंट में नहीं है, वो मल्टीपल सेगमेंट में है। तो वेदांता आपको बहुत बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। 20% के आसपास कॉपर मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो वेदांता के पास है। तो दो कंपनियां जो कि डोमिनेटली इंडिया की कॉपर की मार्केट को होल्ड करते हैं। तो इन दोनों कंपनियों पर आप अदरवाइज नजर बना के रखेंगे अगर कॉपर की प्राइसेस को आप देख रहे हैं और उसके हिसाब से कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं तो। फिर आती है बात ही आयरन ओर की। आयरन ओर के प्राइसेस के ऊपर भी अगर आप नजर डालेंगे तो पिछले एक महीने में 10% के आसपास और एक हफ्ते में 2% के आसपास का मूव आ चुका है। वेदांता यहाँ पर भी एक बड़े आयरन ओर प्रोड्यूसर्स में इसका नाम शुमार है, और इस कंपनी की करीब 5.6 मिलियन डीएमटी के आसपास की कैपेसिटी है आयरन ओर को लेकर। दूसरा नाम आता है एनएमडीसी का। एनएमडीसी स्टील कारोबार के अंदर भी है और साथ साथ माइनिंग कारोबार के अंदर भी है, और आयरन ओर पैलेट कारोबार से कंपनियों करीब 99% के आसपास का रेवेन्यू आता है। तो आयरन ओर का सबसे बड़ा प्लेयर या आयरन ओर का से जो मेजर रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है वो एनएमडीसी है। तो इन दोनों कंपनियों पर आप अदरवाइज नजर रखेंगे। तीसरा नाम आता है एल्यूमिनियम का, और ये हॉट कमोडिटी के तौर पर रहा भी है हाल फिलहाल में। 8% महीने में और 6% के आसपास हफ्ते में चल चुका है। एल्यूमिनियम में सबसे पहला नाम हिंडाल्को, एशिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक है। एल्यूमिनियम में 45% मार्केट शेयर, माफ कीजिए, करीब 1.34 मिलियन एमटी के आसपास की क्षमता जो है वो हिंडाल्को की है। हिंडाल्को इधर नोवेलिस के थ्रू ग्लोबली भी और एलआरएस के थ्रू भी ये इस कारोबार के अंदर मौजूद है। इसके बाद बारी आती है नाल्को की। एल्यूमिनियम और एल्यूमिना कारोबार से करीब 97% के आसपास का रेवेन्यू इस कंपनी को आता है। तो ये भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर है, और यहाँ पर भी वेदांता मौजूद है। करीब एल्यूमिनियम मार्केट का 45% हिस्सा एल्यूमिनियम ये भी डोमेस्टिक मार्केट में कैप्चर करके बैठा है। सो बाल्को इनके पास है, क्योंकि तो बाल्को के जरिए इनके पास वेदांता के पास इसकी भी कैपेसिटी है।
जिंक और सिल्वर, ये दो और बड़े नाम हैं, जिसमें हिंदुस्तान जिंक सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आप देख सकते हो कि सिल्वर के प्राइसेस में लगातार तेजी है। जिंक 3% चला इस महीने में और चांदी के दामों में भी करीब 1% के आसपास की बढ़त आई है। हिंदुस्तान जिंक देश की कुल सिल्वर का 75% हिस्सा कमांड करके रखता है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर के तौर पर यह शुमार है और एक दुनिया की जो दूसरी बड़ी जिंक के तौर पर भी इसका एक प्रोडक्शन है। तो जिंक और सिल्वर का मेजर प्लेयर ये है। स्टील में 5 लार्जेस्ट स्टील कंपनियों में टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, वीजा स्टील, ये कुछ नाम हैं जिनके ऊपर आप अदरवाइज नजर बना कर रखेंगे। और लास्टली लेड के अंदर ग्रेविटा, 87% हिस्सा उनका लेड कारोबार से, तो उनके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। ओके, तो ये सारे वो स्टॉक्स जो आपके लिए एक कॉन्टेक्स्ट सुमित ने सेट कर दिया है। मेटल्स पर हम वैसे हिंडाल्को की बात कर रहे थे, लेकिन गौरांग इस पूरी थीम में जिस तरह का एक्शन सोने में बनता हुआ दिखाई दिया है और जो रिसेंट हमने देखा था मूव टाइटन में फिर से लौटता हुआ दिखाई दिया है, क्या आपका प्रेफरेंस गोल्ड की तरफ या गोल्ड लोन कंपनियों की तरफ इस समय रहेगा? और क्या आपने भाभी जी को कुछ देने का सोचा? आपको प्रणाम आशीष जी, सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। हमारी सोच हम बाद में लाते हैं, पहले हमारी शरीके हया और आपकी भाभी जी को हम पहले रखते हैं और इसी वजह से हमारी सेहत भी अच्छी है और हमारे चेहरे पे लाली और मुस्कुरान रहती है। तो हर्षदा जी, आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, जिस दिन ये ड्यूटी कट हुई थी बजट में और अभी जैसे आप अभी बातचीत भी कर रहे थे, मेरा मानना ये है कि वो एक बहुत ही बड़ा मौका था। देखिए, एक आधार ये सोचिए आप, और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पिछले 5 और 10 साल में जिस मात्रा में कच्चा सोना जब सोने की खान में से बाहर निकलता था, उसकी मात्रा और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, वो दोनों ही ठीक ठाक थे। लेकिन आज के तारीख में जब वो सोना बाहर निकल रहा है सोने के खान से, जिसे हम कच्चा सोना कहते हैं, उसकी क्वांटिटी भी कम है और क्वालिटी भी कम है। ये और दूसरी तरफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, भले कितना भी सोना कितनी भी मात्रा में कैसा भी निकले, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है डॉलर टर्म में, वो नीचे नहीं जाती, वो ऊपर चली जाती है। तो एक बहुत बड़ा मौका माननीय वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश किया था तब सबको दिया था ड्यूटी कट करके, लेकिन आज के तारीख में भी जब 72,000 का भाव है, मेरे ख्याल से सस्ता है। मैं हमेशा एक राय देता हूं हर्षदा कि आपको यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफाई कीजिए, इक्विटी में डालिए, डेट मार्केट में डालिए, इंश्योरेंस में डालिए, बैंक एफडी में डालिए, पीपीएफ में डालिए और सोने में डालिए। और सोने में इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स है, गोल्ड ईटीएफ्स है या फिर फिजिकल गोल्ड। एटलीस्ट 15 से 20% अगर आपके पास 100 रुपया निवेश करने के लिए है, तो मैं ये राय बिल्कुल दूंगा कि आज के तारीख में भी आप सोने में निवेश कीजिए और निरंतर करते जाइए। जहां तक आपका प्रश्न टाइटन को लेकर के है, तो मेरे प्रिय मित्र राजेश सतपुते जी ने अपहरण कर लिया था ये स्टॉक का। मैंने हिंडाल्को का नाम इसलिए लिया था क्योंकि मेरे मित्र ने ये नाम ले लिया था टाइटन का, लेकिन 4000 के पार के लक्ष्यांक आज भी मैं देख रहा हूं और त्योहार का सीजन, शादी ब्याह का सीजन बहुत जल्द आने वाला है, मांग काफी दुरुस्त होने की अनुमान है। ये कैसी मित्रता है, कुछ भी चुरा लेते हैं आप सतपुते साहब, पर ठीक है ये। अच्छा, ग्रेविटा इंडिया जो सुमित ने जाते जाते मेंशन करा, ये मेटल्स तो ठीक है, ये देश की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग प्ले है और क्या स्टॉक फटा है। डॉक्टर साहब साल भर का चार्ट खोलिएगा, मतलब गजब के मूव्स एंजॉय कर रहा है। हेलो गाबा सर, हालांकि ट्रेडिंग वाला होता नहीं है, लेकिन क्या मूव्स बन रहे हैं इस स्टॉक में, और बने हैं ऑलरेडी, मल्टी बैगर बन गया कई लोगों के पोर्टफोलियोज में। कैसा लगता है ये काउंटर अब इस समय? मोड पर है, थोड़ा स्ट्रेच है, हो सकता है थोड़ा डिप मिले, लेकिन अप ट्रेंड इंटैक्ट है। ग्रेविटास अभी ट्रेड कर रहा है 2224 पर, मेरे ख्याल से कंटिन्यू होल्डिंग है। क्या है, स्टॉप थोड़ा डीप होगा, 2001 साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो ब्रीच नहीं होगा, तो इट्स होल्ड। भाई कैजुअली गावा जी कह रहे हैं इट्स अ होल्ड, लेकिन क्योंकि मोमेंटम है नहीं है तो एक्शन तो है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाया ग्रेविटा इंडिया में। एक और पॉकेट, इनफैक्ट सुबह में इसको हम सुबह मेंशन ज़रूर कर रहे थे, अब वो फॉलो थ्रू आने लगा है। आप लेकर आइएगा एक तो एफएमसीजी इंडेक्स स्क्रीन पर, और फिर देखते हैं ब्रिटानिया का हाल। ब्रिटानिया करीब 1.1% का मोमेंटम दिखाता हुआ, एफएमसीजी इंडेक्स करीब 1.5% की तेज़ी दिखा रहा है, जहां पर आपके निफ्टी बैंक ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, निफ्टी आईटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो
बियॉन्ड ये जो की पॉकेट्स हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ एफएमसीजी के नाम आती हुई, ब्रिटानिया के पीछे HUL और साथ ही साथ आपका ITC, ये तीनों दिग्गज काउंटर्स हैं जो दरअसल एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहे हैं। ब्रिटानिया इनफैक्ट 10 रुपये और चढ़ेगा तो अपने डे हाई पर पहुंचेगा। HUL में भी हरकत है। सातपुते साहब, ये HUL सुबह में आप मेंशन कर रहे थे ना? हर्षदा जी देखिए, HUL था और दूसरा नेस्ले था वो जो दिया था, लेकिन आपने जिसका जिक्र किया वो है ब्रिटानिया। आई थिंक ब्रिटानिया में भी एक मूव शुरू हो चुका है, सुबह में नहीं था लेकिन 12 बजे के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो आई थिंक ब्रिटानिया इज अगेन अ बाय। 5,838 पे चल रहा है तो आप बाय करें, स्टॉप लॉस रखेंगे 5,800 का। मुझे लगता है इसका जो स्विंग मिलना चाहिए वो रहेगा 5,900 से लेके 5,940। सो HUL ITC अच्छा खींच रहा है, लेकिन ब्रिटानिया अभी मुझे लगता है इस रेस को ज्वाइन कर रहा है। तो ब्रिटानिया में एक मौका। अच्छा, ITC में जो अपॉर्चुनिटी इस समय दिखी है, विकास पिक कर रहे हैं 507 के आसपास। अगर ITC की बात करूं तो यहाँ पे अभी भी एक पॉजिटिव साइड रिटर्न देखने मिल सकता है। हालांकि डेली चार्ट पे हमने देखा है कि 510 के आसपास एक प्रीवियस स्टॉप है, वहां पे वो रुक रहा है, लेकिन जैसे ये 510 के ऊपर निकलेगा तो वहां से वापस एक नई हाई की तरफ निकलते देखने मिल सकता है। जो ऊपर में 518 520 के आसपास की एक रेंज यहाँ पे देखने मिल रही है। नीचे में जो सपोर्ट देखने मिलेगा वो 502 के आसपास और 500 के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पे इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो अभी भी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, और अगर 510 तोड़ता है तो 518 520 के आसपास का एक पॉजिटिव रिटर्न इस काउंटर में और भी आगे आते हुए देखने मिल सकता है। चलिए भाई, रखिए इन काउंटर्स को रडार पे। कुछ देर बाद एक्सपर्ट्स की और बढ़िया पिक्स का तड़का जोड़ देंगे 4 का चौका में, उसका टीजर आगे लेकर आता हूँ। लेकिन इस बीच क्या चल रहा है उसकी तैयारी कर लीजिए। जरा स्टिंग प्ले आउट करिए। यतिन स्टूडियो में रेडी। क्या चल रहा है? 4-5 दिन से कहाँ थे आप? यही था और कहाँ जाऊंगा। मुझे लगा ऐसे यतिना यहाँ तक राखियां बांधवा के आएंगे, पर वो ऐसा है नहीं। आज रडार पे वैसे क्या चल रहा है? नायका है, बिल्कुल क्या अपडेट है? तो देखो, जोमेटो चल गया, ओला चल गया, वो नायका को भी लग रहा था कि भाई मिस आउट सा लग रहा, मिस आउट। हाँ, मतलब हुनासा के बाद नायका का भी था कि भाई ये न्यू एज कंपनी है। FSN ई-कॉमर्स, अगर एक कंपनी का पूरा नाम आपको बताऊं तो देखिए, नायका में काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं और क्वार्टरली नंबर्स के बाद यहाँ इन्वेस्टर इंटरेस्ट बहुत अच्छी तरीके से जागा है। इनफैक्ट न्यू एज कंपनीज में इन जनरल आप देखेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटी हुई है। ओला की लिस्टिंग हुई, जोमेटो में ब्लॉक डील्स हुए। नायका की पर्टिकुलरली बात करें तो जो रिजल्ट्स हैं उसके बाद जो ब्रोकरेज अपडेट्स आई हैं वो काफ़ी अच्छी आई हैं। इनफैक्ट JM फाइनेंस, ICICI सिक्योरिटी, जिसकी मैं रिपोर्ट देख रहा था रिजल्ट्स के बाद वाली, यहाँ इन्होंने टारगेट बढ़ाए हैं। 230 के टारगेट के साथ JM फाइनेंस की खरीदारी की सलाह है। ICICI सिक्योरिटीज़ की 210 के टारगेट्स हैं। ऑब्वियसली टारगेट्स के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्वार्टरली अर्निंग्स में JM फाइनेंस को न्यू यूज़र एक्विजिशन जो लगभग 27% बढ़ा है वो पसंद आ रहा है। अगर हम B2B बिजनेस की बात करें, जो सुपर स्टोर है इनका, यहाँ जो GMV है यानी जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, ये भी आपको 72% बढ़ती हुई नजर पड़ी है। और जो इनकी खुद की ब्रांड्स हैं, ब्यूटी ब्रांड्स, यहाँ आपने 47% का ग्रोथ देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो B2B बिजनेस हो या B2C बिजनेस हो, दोनों जगह पे आपको अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है कि जो ब्यूटी रिटेल है इसके EBITDA मार्जिन्स काफ़ी हेल्दी लेवल पे हैं। पहले कंसर्न्स ये थे कि जो बड़े जायंट रिटेलर्स हैं, बड़े ऑनलाइन स्टोर्स हैं, यहाँ से कंपटीशन आता हुआ दिखाई पड़ेगा और शायद मार्जिन्स पर असर होगा। वैसा कुछ नायका के लिए ये क्वार्टर में नहीं हुआ है। इनफैक्ट कंपनी ने अपनी जो ब्यूटी रिटेल स्टोर्स हैं इसका काउंट बढ़ा के अब 200 स्टोर्स कर दिया है, और वेयर हाउसिंग काउंट जहाँ से वो ई-कॉमर्स सप्लाईज करते हैं वहाँ काउंट बढ़ के अब 44 हो गया है, जो पिछले साल 20 के आसपास, 20-22 के आसपास। तो लगभग पिछले 12 महीने में डबल किया और अगले 12-13 महीने में भी आप देखेंगे कि ये काउंट बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। और अगर हम Q1 की बात करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स लगभग 520 बेसिस पॉइंट, लगभग 5% से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि सेल्स मिक्स काफ़ी अच्छा रहा है। ऑब्वियसली अपकमिंग फेस्टिव सीजन है, काफ़ी सारे आगे जाके ट्रिगर्स भी हैं कंपनी को ई-कॉमर्स सेगमेंट में, जहां इन्होंने मार्केट शेयर बचा के रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें बाजार को पसंद आ रही हैं, और रिजल्ट्स के बाद कंटिन्यूस आप देखेंगे तो अच्छी खासी फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है। आज भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक लगभग 7-8% ऊपर दिखाई पड़ रहा है। मिस आउट फीलिंग तो थी एक्चुअली, कंसोलिडेट कर रहा था, आज निकल पड़ा। हाँ, तो पीयर्स के साथ हो सकता है कैचअप, और न्यू एज वापस वैसे माहौल बन ही गया इन सब का। सालुंके साहब,
ये एफएसएन ई कॉमर्स आप लोग ट्रैक करते हो? नायका चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आज तो खैर निकल पड़ा 9-10% का उछाल। जी, अगर आज की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी किया और वहां से एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। अगर देखोगे तो चार्ट पे यहाँ पे 203 205 पे एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था। हालांकि लास्ट पूरे एक महीने में अगर देखोगे उस रेंज के ऊपर आज क्लोजिंग दे रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अप मूव देखने मिल सकता है। 205 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी इस काउंटर में देखने मिलेगा। ऊपर में मुझे लगता है वापस जो आज के हाईज है उसके ऊपर ही निकलते हुए देखने मिलेगा। 224 230 के आसपास की रेंज इसमें अभी भी पकड़ के रख सकते हैं। एक पॉजिटिव साइड का रुझान अभी भी इसमें कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। ओके, तो ये नायका पर एक व्यू। लेकिन गौरांग, आपको जोड़ना चाहेंगे, नायका के नंबर्स ऑफ कोर्स अच्छे रहे हैं एंड इनके पर्सनल ब्रांड्स में ग्रोथ, जो नई कैटेगरीज में इन्होंने कदम रखा है वहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ये स्टॉक उतनी लाइमलाइट में नहीं रहता जितना पहले रहता था। जी हाँ, और पहले लाइमलाइट में था क्योंकि जो मूल्यांकन थे और फिर गिरावट आई हर्षदा, और जो इतिहास रहा है उसके कारण ये ज्यादा चर्चा में रहा था। बहरहाल उसमें जाना नहीं चाहूंगा मैं। वो उसी गिरावट को देखते हुए और फिर मूल्यांकन आकर्षित होने के पश्चात हमने एफएनएस ई कॉमर्स यानी कि नायका के ऊपर खरीदारी की राय दी थी। आज 10% ऊपर है हर्षदा। तो अगर आपका निवेश निचले स्तर पर है और समय सीमा की पाबंदी नहीं है आपके पास, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। हाँ, ये तर्क जो लगाया है कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज यतिन ने बाकी सब चल चुके हैं, तो ये भी थोड़ा बहुत पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा था। ये भी थोड़ी बहुत वास्तविकता हो सकती है, लेकिन हम जैसे विशेषज्ञों के लिए आंकड़े ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक बात। ये हो गई न्यू एज कंपनी, सबके सब रह रह के बढ़िया मूड बनाते हुए। इवन पेटीएम में भी हमने रिपोर्ट्स एग्रेसिव आती हुई देखी, उसमें भी अच्छे मूव्स बने थे। खैर, चार का चौका का टीजर दे देता हूं ताकि एक्सपर्ट्स रेडी रहें अपनी बेहतरीन पिक्स के साथ। सस्ता ऑप्शन मानस आपके पास आएंगे, कोई आइडेंटिफाई करके रखिएगा। एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब, आपकी बारी। चार्ट का चमत्कार के लिए गाबा सर, एक बढ़िया सा चमत्कारी स्टॉक आप, अरे आप ऐसे क्यों देख रहे हो, चमत्कारी स्टॉक ढूंढ के रखना आप। और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग सर के पास चलेंगे, एक अच्छा सा आइडिया उनसे जानेंगे। अच्छा, इससे याद आया गाबा सर, गौरांग सर से बोला जाए कि बढ़िया मौलिक विश्लेषण करें किसी का, है ना? उसका मतलब मुझे क्या पता, मौलिक मतलब गौरांग सर से पूछना पड़ेगा, अपन तो लिख के ले आए थे। गौरांग अब फीस लेने वाले हैं गाबा जी। गौरांग हिंदी स्पीकिंग क्लासेस। तो कुछ देर में चलेंगे इन सब के पास बढ़िया से स्टॉक आइडियाज के लिए। लेकिन इस बीच कुछ स्टॉक्स और आइडेंटिफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए जो रडार पे है, एक्सपर्ट्स उस पर चर्चा करते चलते हैं। इप्का लैब्स, जहां पे बढ़िया ऐसा लग रहा है लॉन्ग्स बिल्डअप हो रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 16%, हाँ 16% ओआई में जंप है, 1.25% के आसपास वायदा में इप्का लैब्स मजबूत है। ऐसे में मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस इप्का? देखिए, इप्का लैब आज मॉर्निंग में सबसे पहला रिकमेंडेशन मैंने दिया था और उसके टारगेट 1425 के आसपास के थे, वो अचीव हो गए हैं और वहां पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन कहीं पर भी रिवर्सल का साइन नहीं है, तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तब तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं 1359 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर आपने 1 से 2 दिनों का ट्रेड लिया है तो आप एक स्टॉप लॉस बहुत पास में लगा के रखिए 1390 का। अगर 1390 ब्रेक होगा तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा लॉन्ग पोजीशन से, अगर आपने 1 से 2 दिनों का ही ट्रेड लिया है तो। ओके सतपुते साहब, सॉरी आप लोग परेशान कर रहा हूं क्योंकि आप लोग चार का चौका भी ढूंढ रहे होगे, लेकिन डॉक्टर लाल पैथलैब्स क्लियरली शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। 12-12.5% ओआई में जंप, स्टॉक 1.5% के आसपास, अब तो खैर 1% के आसपास कमजोर। सतपुते साहब, कैसी पोजीशन ये स्टॉक डॉक्टर लाल? आशीष जी, देखिए एक बात तो क्लियर है कि डॉक्टर लाल का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, लेकिन ओवरबॉट है और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और एट द सेम टाइम जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे शॉर्ट भी बिल्ड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो शॉर्ट सेलर का टारगेट होगा वो 3220, ये इसका टारगेट वन होगा। अगर 3220 टूटा तो 3160 तक का फॉल आएगा, तो सेल करना है तो स्टॉप लॉस होगा डेज आएगा वो जो रहेगा 3350 के आसपास का। ओके, ये हो गई इसकी बात।
सॉरी मैं बीच में आया हूँ तो हो सकता है रिपीटेशन हो गया, इप्का लैब्स रिपीट हो गया था शायद, पहले भी हो चुका राजेश सातपुते, इनफैक्ट सुबह में हम वैसे भी बात कर रहे थे क्योंकि जिस तरह का मूव आपका डीवीज, डॉक्टर रेड्डी सप्लाई एक्सेट्रा दिखा रहे थे, तो तब इप्का का जिक्र हुआ था, तो राजेश जी ने भी उस पर एक पर्सपेक्टिव दिया था तेजी की तरफ। और 4 का चौका ले ले, अब तक तो निकाल लिए होंगे ट्रेड्स, निकाल लिए होंगे, बेचारों को टाइम ही खा दिया लेकिन फिर भी ले लेते हैं, निकाल लिए। मुझे तो लगता है तैयारी करके आते हैं हमारे जानकार, और नहीं निकाले तो फटाफट से निकालना शुरू करें आप प्लीज। माइनस सस्ता ऑप्शन, तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए ग्रासिम के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ग्रासिम के पैटर्न देखें तो स्टॉक ने हाई टॉप साइड बॉटम्स बनाना शुरू कर दिया था 3 या 4 दिन पहले 60 मिनट चार्ट पे, और अब ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो ग्रासिम के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 2680 का कॉल ऑप्शन जो 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 19 रुपीज का स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में लगा के रखिए और 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। ग्रासिम 2680 का कॉल, और देखिए चार्ट्स इस समय क्या मूव्स दिखा रहे हैं ग्रासिम के, रडार पर रखिए। 2680 का कॉल खरीदा जा सकता है। स्क्रीन पे जब आया था तो 30 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा था। आज का बढ़िया सा एक वायदा ट्रेड के लिए, यानी कि एफएनओ सुपरस्टार के लिए सतपुते साहब के पास चला जाए। सतपुते साहब, क्या आइडेंटिफाई किया सर आपने? आशीष जी, बहुत क्लीन ब्रेकआउट मिला है और दैट इज एशियन पेंट। अगर आप एशियन पेंट का स्ट्रक्चर देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है इसका। अगर आप प्योर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखें तो 3150 के ऊपर का बाय बनता है। फिलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा है 3150 के ऊपर। सो 3130 का स्टॉप लॉस रखेंगे एशियन पेंट में और टारगेट सेट करेंगे करीबन 3200-3220 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन के बाद आता हुआ एशियन पेंट पर अगला ट्रेड जो इस समय राजेश सातपुते दे रहे हैं। चार्ट का चमत्कार, गाबा जी आपकी तरफ आ रही हूँ मैं, बताइए। हाँ, जो स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त वो है हैवेल्स इंडिया। अब ट्रेड कर रहे हैं 1912 रुपए का, सिर्फ 12 रुपए का स्टॉप लगाना है 1900 का। टारगेट ऑफ द अपसाइड लॉजिकली 1950 होना चाहिए कल तक, तो हैवेल्स इंडिया पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। हैवेल्स इंडिया, चार्ट का चमत्कार काबा सर की तरफ से 1950 के लक्ष्य यहां पे नजर आएंगे। मिड कैप फंडा के लिए गौरांग सर के पास चला गया। गौरांग सर, आज का बढ़िया सा कोई मिड कैप फंडा आइडिया? तो आशीष, छोटी मझौली कंपनी है ये, आप ऐसे कह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं निर्माण कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी एनसीसी लिमिटेड। मौजूदा स्तर करीबन 312-315 के आसपास हो सकता है। नतीजे देखने के बाद और हमारे जो पहले लक्ष्यांक थे उसमें ऊपर की तरफ हमने परिवर्तन किया है और करीबन 375 के लक्ष्यांक हमने एनसीसी लिमिटेड पर बुनियादी तर्क के आधार पर निर्धारित किए, और ये शायद उसका एक नया ऐतिहासिक जीवन का सबसे सर्वोच्चम स्तर हो सकता है। एनसीसी लिमिटेड, ये है मिड कैप बाय आइडिया गौरांग सर की तरफ से। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे 4 के चौके। सबसे पहले रडार पे था ऑप्शंस कॉल के तौर पे 2680 का ग्रासिम का ट्रेड मानस के द्वारा। 2680 का कॉल हमने बाय इनिशिएट करा है, 30 पे करा है, 35-36 पे आ रहा है ट्रेड। बढ़िया ग्रिप पे 19 का एसएल है, 50 के टारगेट्स के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं। इसके अलावा एशियन पेंट्स, ये है सतपुते साहब का आज का एफएनओ सुपरस्टार। बहुत क्लीन सेटअप था, बहुत क्लीन ब्रेकआउट था उनके लिहाज से। 3130 का एसएल है, 3200 और 3220 के लक्ष्य। हैवेल्स इंडिया, गाबा सर का चार्ट का चमत्कार, 1900 का स्टॉप है, 1950 के लक्ष्य हैं। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और फंडामेंटली कुछ अच्छा लग रहा है गौरांग सर को, तो वो है एनसीसी। 325 वाला स्टॉक 350 तक जाने की तैयारी कर रहा है। इन लेवल्स पे गिरावट पे एक्यूमुलेट करिए, एक बेहतरीन रिटर्न देने का दमखम रखेगा। ओके, तो ये 4 का चौका हुआ, लेकिन मार्केट्स के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। अच्छा, बाय द वे, अब 24,740 के आसपास इस समय, तो क्लियरली कल का जो हाई था उसके ऊपर हम टिके हुए हैं। अब देखते हैं आज के हाई के ऊपर कितनी कन्विंसिंगली वो क्लोज करने की क्षमता मार्केट दिखाता है या नहीं। निफ्टी बैंक में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं, वजह का 250 पॉइंट का नुकसान अभी भी कायम है। लेकिन दूसरी बड़ी खबरों में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। देश की इकोनॉमी में ई कॉमर्स कंपनियों का रोल और उनका योगदान क्या है, इस पर कंपनियों के दावे और सरकार की राय एकदम अलग अलग है।
आज एक इवेंट में ई कॉमर्स कंपनियों की रिपोर्ट में कहा गया कि वो पारंपरिक रिटेल स्टोर के मुकाबले 50% ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि ई कॉमर्स का छोटा रिटेल के धंधे पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस मौके पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल मौजूद थे और उन्होंने सिरे से ई कॉमर्स कंपनियों के दावों को खारिज कर दिया। मंत्री ने कहा कि ज्यादा रोजगार पैदा करने की बात गले उतरने वाली नहीं है। दूसरे कई मुद्दों पर भी उन्होंने अपने सवाल उठाए। रोहन हमारे साथ है, उनसे डिटेल्स पहले समझ लेते हैं और फिर पीयूष गोयल ने इस मौके पर एग्जैक्टली क्या कहा वो आपके सामने पेश करेंगे। बताइए रोहन। जी, ये मौका था पहले इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट का और उन्होंने जो बातें कही थी बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि अगर एक ऑनलाइन कंपनी 9 रोजगार पैदा करती है, एक ऑनलाइन वेंडर अगर 9 रोजगार पैदा करता है तो एक ऑफलाइन रिटेलर सिर्फ 6 ही पैदा करता है। महिलाओं को भी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों में ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं और साथ ही इसका बहुत निगेटिव असर नहीं है ऑफलाइन बिजनेस पर। 2020 के बाद से सिर्फ 20% कंपनी जो स्थानीय दुकान है वो बंद हुए हैं और अभी करीब 1/4 ऐसे दुकानदार हैं स्थानीय जो कि अपना एक्सपेंशन की बात करें। इस तरह की कई बातें कही गई, लेकिन जो रिपोर्ट लॉन्च करने आए पीयूष गोयल तो उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसे सिरे से नकारता हूं, मैं इससे अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि जो ऑनलाइन कंपनियां हैं इनका असर छोटे व्यापार पर बहुत बुरा हो रहा है। कहा कि अमेजॉन जैसी कंपनियां अगर कहती हैं कि भारत में वो $1 बिलियन का निवेश कर रही है तो वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रही है। बहुत ही स्ट्रांग वर्ड में उन्होंने कहा कि वो अपना लॉस मेकअप करना चाहती हैं और अगर $1 बिलियन का लॉस अगर हो रहा है उनके पास तो ये देखना होगा कि क्या ये प्रेडेटरी प्राइसिंग तो नहीं है, इस पे जांच होनी चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स थे, जो स्थानीय दुकान थी, वो क्यों बंद होने जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स रहते थे छोटे दुकानों पे, वो पूरा जो उसका शेयर है वो ई कॉमर्स कंपनियां खाती जा रही हैं। और एक और बहुत स्ट्रांग वर्ड उन्होंने यूज किया कि सोशल डिसरप्शन कॉज कर रही हैं ई कॉमर्स कंपनियां। तो एक केंद्रीय मंत्री की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ई कॉमर्स कंपनियों के लिए। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। Are we going to cause huge social disruption with this massive growth of e-commerce? And I don't see it a matter of pride that half our market could possibly become a part of the e-commerce network 10 years from now. It's a matter of concern. But I'm not wishing away e-commerce. It's there to stay. But I don't deny that e-commerce has a role. But we'll have to think very carefully and cautiously what that role is, how that role can be in a more organized fashion. Is predatory pricing policies good for the country? When Amazon says we are going to invest $1 billion in India and we all celebrate, we forget the underlying story that $1 billion is not coming in for any great service or any great investment to support the Indian economy. तो थोड़ी सी अलग राय ऑफ कोर्स जो सर्वे कह रहा था और उस पर मंत्री जी ने जो कहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत की ई कॉमर्स पॉलिसी अभी भी बन रही है, उसका आना बाकी है। उसमें एग्जैक्टली क्या स्टैंड सरकार लेगी, किस तरह का एक्शन है प्रेडेटरी प्राइसिंग वाले मामले पर, हालांकि उस पर शिकंजा कसने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से हुई है, वो इनफैक्ट इन द मेकिंग है, तो उसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा। लेकिन एक चीज़ है, आप नायका जैसा प्लेटफॉर्म देखें, आप मामा अर्थ जैसा प्लेटफॉर्म देखें, ज़्यादातर जो भारतीय कंपनियां हैं जो पहले सिर्फ प्योर प्ले ई कॉमर्स थी वो ओमनी चैनल की तरफ बढ़ी हैं। तो दोनों तरफ का एक्शन वहां पर बनता हुआ दिखाई दिया। मल्टीपल चैनल जहां पर इनके रिटेल स्टोर्स भी हैं और ई कॉमर्स पर भी है, तो दोनों चैनल्स पर उपलब्ध है। देखते हैं यहाँ पर क्या डेवलपमेंट उभर कर आती है। बहरहाल आई थिंक चंदन का इंतजार है, आगे होंगे तो बताइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। चलिए चंदन, आपका नाम लिया और वो हाजिर है। चंदन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड है इस घंटे का? जी देखिए, बाजार में इंडेक्स में तो थोड़ा दायरेबंद कामकाज हो रहा है, बट सिलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव है। मेरा एक स्टॉक रेडार पे वो है ग्रेनुअल्स। आप देखोगे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस नया मूवमेंट हो रहा है। मैं इस काउंटर की तरफ नजर डाल रहा हूँ। इस साल में लगभग 70% की बढ़त बनी है और लगातार पिछले कुछ महीनों से हायर टॉप हायर बॉटम के फ्रीक्वेंस बन रहे हैं। तो ग्रेनुअल्स पे खरीदारी की सलाह है, सेफ्टी के साथ में मोमेंटम दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। खरीदारी की सलाह रहेगी। 677 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 720 के टारगेट के लिए।
ग्रैन्युअल्स इंडिया है चंदन के रेट। आज बड़े थके थके दिख रहे हो चंदन, आप क्या हो गया? जी देखिए आशीष जी, बहुत सारे इवेंट्स थे और लास्ट वीक पूरा। अच्छा हाँ, मोतीलाल ओसवाल इवेंट चल रहे थे। हाँ वो चेहरे पे थकावट दिख रही है। कोई छुट्टी नहीं दी इन लोगों ने इवेंट के बाद? आज भी चला ना। 2 दिन इवेंट थे आशीष जी, और उससे पहले पूरा एक वीक में श्रीलंका था। तो आप समझ सकते हो कि घूमने जाओ उसमें भी थकान हो जाती है आपको। और 2 दिन एजीआई थी, तो काफी लोगों से इंटरेक्शन हुआ और आपका टीम पूरा था, काफी अच्छा कवरेज आपका। यार वो रामदेव सर बता रहे थे कि 2 दिन या 3 दिन में 18,000 मीटिंग्स हुई। ये 18,000 मीटिंग कैसे कर ली आप लोगों ने? 60 रूम बुक किए हैं और 60 कंपनी से आप समझ सकते हो कितने कितने लोग मिल रहे हैं। गजब है। चलिए, ग्रैन्युल्स इंडिया रखिए चंदन का प्रेफर्ड आइडिया आज के लिए, वो बढ़िया सा ट्रेड सेटअप। आगे इन सब एक्सपर्ट से अपन बीटी एसटी एसटीबीटी कॉल्स भी लेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में आज मेहरबून ईरानी साहब से करेंगे बातचीत। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पहले जरा निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे। 745, तो कल 734 तक के हाईस थे, जहां से ठंडे पड़ के अपन 700 पे बंद हुए थे। आज 745, 746, तो बार बार उन अपर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करते और आज फिर दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास भारतीय बाजार इस समय खड़े हुए। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दिन है, बहुत सीमित दायरे में। अगर शुरुआती ट्रेड छोड़ दूं तो वो रेंज और भी नैरो डाउन होती हुई आपको नजर आएगी दिन भर के दौरान। तो लार्जली एक कंसोलिडेशन, एक साइडवेज का दिन आज का। और लेकिन बुरा नहीं है, जब निफ्टी बैंक 0.5% दबाव में, उसके बावजूद निफ्टी इन ग्रीन आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। खैर, अभी मूव बनते हुए निफ्टी बैंक में जो 2.25% दबाव में था, अब केवल 0.5% से कम की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और वही रीजन है कि निफ्टी 50 इस समय दिन के हाईस पर कामकाज कर रहा है। अच्छा चंदन, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा मार्केट्स को लेकर आप लोग का मोतीलाल पे अब व्यू क्या बन रहा है? ये कल थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कि यार ऊपर से बैंक निफ्टी असल में सेकंड हाफ में ठंडा पड़ गया था, तो 24,700 के शेड नीचे बंद हुए थे। पर यहां से कितना और दमखम है, आपका बायसनेस क्या है निफ्टी को लेकर? तेजी करने का मन है क्या? और इवेंचुअल टारगेट्स इस लेग ऑफ रैली के आपको कहां नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आशीष जी, देखिए सबसे पहले तो हम निफ्टी की बात करें तो पिछले लगभग 4 दिनों से निफ्टी में हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं और ये पूरे लगभग आज 13-14 दिन का एक सर्कल कंप्लीट हुआ है कि जितना गिरा था उसका 3/4 निफ्टी वापस रिकवर हो चुका है। और इससे की जो गिरावट आई थी उसमें इंडेक्स ने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे सरेंडर नहीं किया और अब वापस हायर बेस बनने लगे। आज से 5-6 दिन पहले हम बात करें तो बाजार की रेंज थी लगभग 24,000 से 24,400 और ये रेंज अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है और अब ये ब्रॉडर रेंज 24,400 24,500 से लेके 25,100 की तरफ जा रही है। डेटा सेंटर की बात करें तो इंडिया विक्स ने आप देखोगे 12 दिन पहले लगभग 23 का हाई बनाया था और अभी हम 13-14 के आसपास है। सीबीआई विक्स यूएस की आप बात करें, यूएस का वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो उसने 65 का हाई बनाया और अभी 15-16 के आसपास है। डाउ में भी लगभग 1400 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली और डाउ लगभग 400 पॉइंट दूर है अपने न्यू लाइफ टाइम हाई से। सो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, वोलेटिलिटी इंडेक्स कूल डाउन हो रहा है, मार्केट का बेस हायर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और साथ में पुट कॉल रेशियो होल्ड कर रहा है, सिलेक्टिव सेक्टर और काउंटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए पॉजिटिव बायस रहेगा। हो सकता है मोमेंटम थोड़ा स्लो रहे क्योंकि विक्स आपका अब 13-14 के आसपास है। ओवरऑल हमारा यही मानना है कि 24,400-500 जब तक होल्ड करता है बाजार वापस 25,078 25,250 की तरफ बढ़ना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसकी वजह से बाजार में मोमेंटम और स्पर्ट नहीं आ रहे, बट बैंक निफ्टी वापस यदि आपको 50-850 के ऊपर निकलेगा तो बैंक निफ्टी भी आपको शॉर्ट कवरिंग के साथ निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है, निफ्टी वापस अपने नए हाई को छूना चाहिए। अच्छा लगे। अब एक बार मेंशन करेंगे बैंक निफ्टी को किस तर्क के पार निकलना है तो शॉर्ट कवरिंग पिकअप करेगी चंदन? वो मैं मिस कर गई। बिल्कुल आशिता जी, देखिए बैंक निफ्टी लगभग 32 दिनों से कंसोलिडेटिव और करेक्टिव मूव देख रहा है और पिछले 10-12 दिनों में बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया है। डबल बॉटम यानी 6 अगस्त को इसने 49,650 का लो बनाया और उसके बाद में 14 अगस्त को भी ऑलमोस्ट उसी लेवल का लो बनाया। तो डबल बॉटम बन चुका है बट उसका ब्रेकआउट और मोमेंटम पेंडिंग है। तो 50,750 50,800 ये लेवल निकलता है तो 600 से 800 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बैंक निफ्टी को मिलना चाहिए।
50,750 से 50,800 के ऊपर अगर निकले। अच्छा, बाय द वे हम ये डिस्कशन शुरू कर चुके हैं और 250 पॉइंट की जो गिरावट देखने को मिली थी वहां से 100 पॉइंट का एक रिकवरी का मूव निफ्टी बैंक दिखा रहा है आशीष, तो उस पर नजरें होनी चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक आई थिंक इसका एक बड़ा योगदान है क्योंकि वो स्क्रीन पर दिखने लगा है, निचले लेवल से इसकी जो चाल सुधरी है। कार्यक्रम की जब हमने शुरुआत की थी तब HDFC बैंक 1% से ज्यादा के नुकसान पर ट्रेड कर रहा था। नुकसान अभी भी है लेकिन वो थोड़ा सा कम हुआ है और साथ ही साथ एक्सिस बैंक का भी योगदान। इनफैक्ट एक बार वो निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर रखते हैं तो देखिए, एक तरफ एक्सिस जो एक अच्छी खासी पोजीशन में मार्केट को ऊपर खींचने या फिर निफ्टी बैंक को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा आपका कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट है जहां पर से भी एक थोड़ा सा मोमेंटम लौटता हुआ। बढ़िया रिकवरी और चंदन के बताए हुए लेवल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 50, 700, 750 के जोन हम इस समय 660, 670 के लेवल्स पर आके खड़े हुए हैं। बैंक निफ्टी लोअर लेवल से फिर रिकवर करता हुआ। कल भी इसी पॉकेट ने मदद करी थी और इवेंचुअली आज, वैसे ध्यान रखिएगा ये एक्सपायरी प्ले है, आज वेडनेसडे का दिन है, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का शेड्यूल है और उससे पहले कुछ कवरिंग के मूव्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। खैर, हरकत में स्टॉक्स आ रहे हैं एक्सपायरी के चलते, उन पे एक एक करके चर्चा करते चलेंगे। लेकिन अब मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़ते हुए। मेहरबून सर, हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। मैं इंडिया की चर्चा करूं उससे पहले थोड़ा सा ग्लोब, और थोड़ा सा मेहरबून सर आए हो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिग्नल ग्लोब से। हो क्या रहा है, यूएस इकोनॉमी थक रही है, दिक्कत में आ रही है, और वो दिक्कत में आ रही है तो उम्मीदें जाग गई हैं, एक बूस्टर डोज आएगा फेड की तरफ से, दरें काटने की तैयारी कर रहे हैं। उभरते बाजार में दरअसल क्या अच्छा है, एक थकी हुई यूएस इकोनॉमी या सिर्फ ये फेड का बूस्टर? आई थिंक अभी के लिए तो फेड का बूस्टर है, समथिंग विच मार्केट राह देख रहा है, और सितंबर में बात चल रही है कि एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स, इवन 75 बेसिस पॉइंट्स कैन कम। कहीं पर अच्छे एक्सपर्ट्स, और जो आप फॉरेन वेबसाइट्स देखोगे और ट्वीट्स देखोगे अच्छे लोगों के, आई थिंक कहते हैं कि फेड इज ऑलरेडी बिहाइंड द कर्व। ये शायद रिडक्शन पहले हो जाना चाहिए था। तो और मैंने शायद आपने भी, हम लोग ने देखा नहीं होगा कि इन अ रो 8 डेज S&P और नैस्डैक आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देता है। रही बात यूएस इलेक्शंस की, वो अभी 3-4 महीने में उसकी भी गर्मा गर्मी हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक यूएस इज ऑन अ बैड विकेट और वीक विकेट एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ द मार्केट। रही बात इंडियन मार्केट्स की, आई थिंक मेरा एक ही चीज आपको पूछना है, जनरल कहना है कि in 30 years at least I have never seen retail investors been as powerful as what they are today. Number one, FIs ने lighten कर रहे हैं, heavily lighten कर रहे हैं। FIs according to me a little underweight right now in India in terms of actual money deployed. दूसरी साइड रशिया यूक्रेन की वॉर आई थी, हम लोग ने सोचा था बाजार को बड़ा झटका लगेगा। उसके बाद इजराइल गाजा, अभी ईरान का प्रॉब्लम, इलेक्शन रिजल्ट्स वर बिलो एक्सपेक्टेशंस, our latest union budget was not very good for the equity markets. Despite that, we are at a near all-time high. मूल कारण है the money which is going into equity mutual funds. एक साइड RBI गवर्नर बिल्कुल ठीक कह रहा है कि deposit growth is not happening in banks because people are getting used to putting money in mutual funds and mutual funds are giving them returns because equity is doing well. तो दो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बैंक्स के लिए बन जाएगा, मैं भी बोलता हूँ कि बन जाएगा आगे चल के, एंड बैंक्स विल हैव टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स। पर रही बात मार्केट्स की, आई थिंक आप डीमैट अकाउंट्स देखो, आई डोंट थिंक आपके जानकार दर्शकों को भी पता नहीं होगा शायद, सिंपल नंबर्स, देयर आर मोर देन 16 करोड़ डीमैट अकाउंट्स इन इंडिया। लास्ट 2 साल में 4.5 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स बने हैं। थोड़े सालों के पहले सिर्फ 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। अभी एसआईपी फिगर्स देखिए, 2023-24 में 2 लाख करोड़ थे और पिछले 4 महीने में एवरेज आई है अराउंड 21,000 करोड़। तो वी आर गोइंग टू क्रॉस अ फिगर ऑफ मे बी 2,60,000 crores in the current year, which is a 30% growth over last year. So with this type of money coming, number of SIP accounts देखिए, 9 करोड़ SIP accounts है जो FY21 में सिर्फ 1 लाख करोड़ था। तो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स को देखिए, आई थिंक आपने शायद एक बार, मैंने आपका ही सुना था, अनुज जी भी बोल रहे थे, हर्षदा जी भी बोल रही थी कि टॉप म्यूचुअल फंड्स आर सिटिंग ऑन अराउंड 10% ऑफ द AUM इन कैश ऑन एन एवरेज। म्यूचुअल फंड्स का ओनरशिप इन इंडियन मार्केट्स नाउ इज मोर देन 10%। सो अगर आप मुझे कहे तो
मार्केट पे धक्का आएगा. आई थिंक देयर विल बी अ मेजर यू नीड अ ग्लोबल इवेंट जिसके कारण मार्केट्स को बड़ा धक्का बैठे. Otherwise, I don't see this markets falling by more than 5 to 7%, which I will term it a correction. Because म्यूचुअल फंड्स के पास पैसे है, एफआईआईएस को जो बेचना है ऑलरेडी रोज की बेच रही है. It's not affecting the markets much. So therefore, if market corrects by 4, 5, 6%, I'm quite sure mutual funds जो liquidity पे बैठी है around 10% of the AUMs is not a small figure, it's a big figure. So I think that alone should take care of any big downside in the market. So market पे 4, 5, 6% का फॉल जरूर कभी भी आ सकता है. I think people are taking it as a buying opportunity and this according to me will continue. So market अगर ऊपर जाना चाहता है, there are pockets which have become very expensive. आप ऑलरेडी देखिए पिछले 15, 20, 25 दिन में स्टॉक्स have come up by 15, 20% in certain sectors. But this is not going to be an easy time to make money, but you will have to choose stocks very selectively henceforth. नहीं, बात सही है. परिभाषा सब बदल गई है. मेजर करेक्शन भी मेहरून सर कह रहे हैं 5-7% के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत तगड़ी है. हमें सिर्फ डीआईएस का पता है, रिटेल खुद भी इंडिविजुअली पैसा डालता है आजकल, और देखिए किस तरह से एफआईआईएस की सेलिंग को हम ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब करते ही चले जा रहे हैं. बाकी मेजर करेक्शन मतलब 5-7%. पर ठीक है, रिटेल का पैसा एक्चुअली कंफ्यूज कर रहा है हम सबको. तो मेहरून सर, लॉजिक पे चलते हैं. वैल्यूएशंस भारतीय बाजारों के, उस पर भी अलग अलग व्यूज बनते हैं लोगों के. कई लोग हिस्टोरिकल एवरेजेस का हवाला देते हैं, उसके बाद बोलते हैं उससे रात से निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है नहीं. पर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, क्योंकि कुछ पॉकेट्स वाकई स्ट्रेच्ड हैं, और इस बार का जो अर्निंग सीजन खत्म हुआ है, नेट तो मुझे लगता है डिसअपॉइंटिंग रहा है, एटलीस्ट अर्निंग्स के लिहाज से. तो वैल्यूएशंस को पर्सपेक्टिव में रखते हुए आप कितना कंफर्ट देख रहे हैं? आपको भारतीय बाजार कैसा मूल्यांकन इनका लग रहा है? आशीष जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. आई थिंक आई वुड टेक अ मिनट टू आंसर इट इन व्हाटएवर बेस्ट वे आई कैन आंसर. रिजल्ट्स हैव नॉट बीन गुड, और मार्केट्स 3 फैक्टर के कारण चलता है. 20 साल पहले भी वही कारण थे, आज भी वही कारण है. एक है फंडामेंटल्स, एक है लिक्विडिटी, और एक है सेंटीमेंट. रही बात सेंटीमेंट की, छाती पर हाथ रख के कोई भी इन्वेस्टर मुझे कहे कि जब भी वो मार्केट में आज के दाम में शेयर खरीदता है, इज ही वेरी कॉन्फिडेंट ही विल मेक मनी? आंसर इज नो. तो कॉम्प्लेसेंसी मार्केट में नहीं है, विच इज गुड. सेकंड बात रही फंडामेंटल्स की. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिजल्ट्स जो आए हैं, प्रॉफिट्स हैव गॉन अप बाय 5%, 7%, 8%, स्टॉक्स हैव गॉन अप बाय 40, 50, 60%. कब तक ये चलते रहेगा? तो अकॉर्डिंग टू बी फंडामेंटल्स वाइज वी आर नाउ पॉसिबली much behind what is happening in the stock market. लेकिन थर्ड फैक्टर है लिक्विडिटी, और ये लिक्विडिटी is dominating completely over fundamentals on the one side and sentiment on the other side. लिक्विडिटी कहता है कि मुझे खरीदना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, और आप और हम कौन होते हैं रोकने का? The only thing which is happening, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, इशारा भी कर दिया, और मैंने भी पहले भी कहा था कि there are a lot of pockets which have become extremely expensive. ओवरऑल थे, सब लोग खरीदते थे जस्ट बिकॉज वो स्टॉक्स बढ़ रहा है, वो डिफेंस हो या रेलवेज हो. अब ये सारे स्टॉक्स दे विल डू वेल एज कंपनीज, माइंड यू, बट वो दाम होता है खरीदने का. यू नीड अ प्राइस टू बाय. अभी उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अच्छी कंपनी थर्मैक्स 2700 में 2800 में मिल रहा था, अच्छा लग रहा था, कह रहा था, आज 4500 का भाव है, आज लोगों को खरीदना है. द पॉइंट इज, आप जब भी एंट्री करते हो आपको एक सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि डाउन साइड, एक करेक्शन में भी डाउन साइड अगर 20-25% हो जाए और अपसाइड मुझे 5-10% दिखता है, तो व्हाई एम आई बाइंग दैट स्टॉक? तो तेरा होल लॉट ऑफ पॉकेट्स बेकअप एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. आज मुझे आप पूछे तो 100 में से 90 स्टॉक्स मुझे काफी महंगे लग रहे हैं, बट फिर भी मेहनत करना पड़ता है बाकी के 10 स्टॉक को परखने को. सो दैट इज वॉट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ. इफ यू कैन नॉट सिलेक्ट द राइट स्टॉक्स, और अगर हम भले 25,500 पहुंच जाए निफ्टी में, या 26,000 में पहुंच जाए दिवाली तक, जो भी लोग बात करेंगे, और हो भी सकता है, there may be investors who may not be able to make any incremental profit because they are lying in stocks which are extremely expensive. आप खुद निकाल के देख दीजिए कि कितने सारे स्टॉक्स 30-40% are down from the peak levels, but market is at its peak. अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई है तो मेरे स्टॉक्स ऊपर से 20-25-30% क्यों घटे हैं? बिकॉज दे हैड गॉन अप टू दैट लेवल विदाउट एनी जस्टिफिकेशन. अभी फार्मा की बात कर दीजिए, फार्मा पिटा हुआ था, कोई देख नहीं रहा था उसको.
एंड नाउ टुडे शो मी एटलीस्ट 5 फार्मा स्टॉक्स बताइए जिसकी पी रेशियो इज लेस देन 30। आपको ढूंढना पड़ेगा, और 35, 40 के 50 के पी में आप मुझे बोलो कि फार्मा स्टॉक लेने को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इसमें परखना पड़ेगा, वो एफडीसी निकलेगा, कैप्लिन पॉइंट लैब्स निकलेगा, लिंकन फार्मा निकलेगा, जो अभी भी 30 के नीचे के पी में है। बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर इक्विप्ड इनफ टू अंडरस्टैंड। नीचे में किसी को लेना नहीं, मोमेंटम आता है, लोग खरीदते, एक्सपेंसिव हो जाता है, देन दे से अरे यार मार्केट तो ऊपर है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो अभी बढ़ने का बंद हो गया। So that possibly is happening, and that possibly can increase further. So people will have to really look at their portfolios and identify the stocks which have gone at 80, 90, 100 P sectors जो सबके पास है, सबके पास उस सेक्टर के स्टॉक्स है कि मोदी जी को ये पसंद है, ग्रीन एनर्जी पसंद है, ईवी पसंद है, देन इंफ्रा पसंद है। 70, 80, 90 के वैल्यूएशन पर कैपिटल गुड्स जा रहा है। इज इट अ गुड स्पेस? आंसर इज यस, बट टाइम था खरीदने का। It is possible quite a few stocks across good sectors may move in a very narrow range, even if we see the Nifty moving up another 1,000, 1,500 points. That's what I'm trying to say. So अभी से पैसा बनाना, you will have to be very, very, very selective and buy into stocks where some trigger will make the stock go up by 10, 15, 20%. जैसे अभी शुगर में हो रहा है, कोई चीनी को देख नहीं रहा था, अभी सडनली एक अच्छा सा ट्रेडिंग मूव दे रहा है, और ये ट्रेडिंग मूव शायद और भी चल सकता है। So that is where money is, and people will have to learn to rotate the stocks in their portfolios, going into companies जहाँ पे valuation अभी भी महंगी नहीं है, and one trigger can make the stock go up by 10, 15, 20%, क्योंकि मार्केट भूखा है ढूंढने के लिए कि कहाँ मैं पैसा डालूं, वहाँ बढ़ेगा। और एक बार एक दो ट्रिगर आ गए इन सेक्टर्स विच आर बीटन डाउन, लाइक फार्मा था, फास्ट बढ़ गया। सो आई वुड से दैट पीपल विल हैव टू बी रियली केयरफुल। If you buy into a railways or a defense, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूँ they are good, they will do well, but somewhere valuations अभी के लिए महंगे, earnings will have to do a lot of catch up for stocks to go up again from the present levels. तो मेहरबान सर, प्राइसेस कहाँ सही मिल रही हैं? आपने एग्जाम्पल के साइड पे कुछ सिलेक्टिव फार्मास्यूटिकल्स की बात करी, आपके लिए कोई ऐसे कोई पॉकेट्स ऑफ कंफर्ट नजर आते हैं, या तो पुट इट डिफरेंटली, जब आपने कहा आपको बहुत वेरी 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 सिलेक्टिव होना पड़ेगा स्टॉक पिकिंग में, आपके पास जो नया पैसा आ रहा है, आप जैसे एक्सपर्ट्स को इजीली एवेन्यूज मिल रहे हैं डिप्लॉय करने के लिए, या आपके लिए भी चैलेंजिंग हो गया है? चैलेंजिंग आप कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। आई थिंक पहले तो पिक एंड चूज था इजी, अभी पिक एंड चूज थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। अभी आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा खाना खाऊंगा तो पेट को बराबर हजम होगा। I would say अभी स्पेशलिटी केमिकल्स में there are certain stocks which are looking very attractive, जहाँ पे फिर से 3 साल पहले के आप भाव देखिए, टॉप के भाव जो थे, SRF देखिए, दीपक नाइट्राइट देखिए, जो देखना है देख लीजिए। 3 साल स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया। मैं नहीं कहता हूँ गो एंड बाय द स्टॉक्स, बट इस पे थोड़े से स्टॉक्स उभर कर आते हैं विच पीपल नीड टू बाय। उदाहरण के लिए मैं दूंगा विद क्लियर डिस्क्लोजर, आई एम पर्सनली होल्डिंग इट, थिरुमलाई केमिकल्स है, आईजी पेट्रो है, ये सारे थैलिक एनाड्रेट, मैलिक एनाड्रेट के कंपनीज है, उसकी पूरी साइकिल बॉटम आउट होकर अभी निकल रही है। इफ द प्राइसेस गो अप अ लिटिल बिट मोर, द स्टॉक्स कैन गिव यू अनदर 20, 30, 40, 50%, हू नोस। सो आई वुड से स्पेशलिटी केमिकल्स सिलेक्टिवली अट्रैक्टिव लगता है, एंड समवेयर आई फील रियल एस्टेट स्पेस में देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स, अकॉर्डिंग टू मी द अपसाइड हैज अ लॉन्ग वे टू गो। ओके, मेहरबून, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो मेहरबून ने कैटेगोरिकली कहा है कि देखिए कुछ स्पेसिफिक केमिकल और कुछ स्पेसिफिक रियल्टी कंपनियों में अभी भी मौके हैं, लेकिन बाजार ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा आपको संभल कर पोजीशन लेनी होगी। अच्छा, इस बीच निफ्टी का एक्शन फिर से जोर पकड़ता हुआ 24,765 के लेवल्स पर हम पहुंच चुके हैं, तो मोमेंटम यहां पर, और निफ्टी बैंक भी डे लो से रिकवर हुआ है। अनुज हमारे साथ एक बार फिर लौट गए। अनुज, फ्लाइट डिले हो गई है? जी अविष्का, फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है। वैसे एक होता ही है, ये तो इकोनॉमी जब स्ट्रांग होती है तो फ्लाइट्स डिले होती है, क्योंकि कंजेशन इतना होता है। तो ऑलरेडी मैसेज आ गया है कि कंजेशन की वजह से फ्लाइट डिले हो गई है। तो वैसे बहुत ज्यादा डिले नहीं हुई है, करीब करीब 40-45 मिनट का डिले है। तो बस मैं ये स्ट्रैटेजी निपटा कर फिर फ्लाइट की तरफ भागूंगा। हाँ, नहीं तो फिर ये बड़ा अच्छा मौका मिला कि आई एम ग्लैड वो फ्लाइट डिले होगी, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर हम देखना चाहते थे निफ्टी को, स्पेशली कल क्लोजिंग में, उसके ऊपर आ चुका है। निफ्टी बैंक भी अपनी चाल को सुधारने में लगा है। देखिए, 2 बजे हमारी बात हुई थी कि मार्केट का एक्शन बहुत अच्छा है और बिल्कुल इसमें लॉन्ग बने रहे और हर डिप
आज बहुत शानदार मार्केट ने डिप दी। इनफैक्ट इसको तो मैं कंसोलिडेशन में नहीं कहूंगा, इसको तो मैं ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन नहीं कहूंगा निफ्टी में, क्योंकि हम डे हाई पर बंद हो रहे हैं और निफ्टी में अपनी लॉन्ग पोजीशंस कैरी करें। और मेरे ख्याल से कल एक और गैप अप की पॉसिबिलिटी है 24,850 तक। मुझे लग रहा है कि कल आपको एक मूव दिख सकता है और उसके बाद वहां पर थोड़ी रेजिस्टेंस है 24,850 पर। वहां पर शायद मार्केट एक बार के लिए थोड़ा सा रुके, उसके बाद अगले हफ्ते वो जो ऑल टाइम हाई वाला हमारा अगस्त सीरीज में एक्सपायरी वाले वीक में एक व्यू है, वो आई थिंक प्ले आउट होगा। आई थिंक बैंक निफ्टी ने जो पिछले 1 घंटे में किया है वो फिर से प्योर एक्सपायरी मैजिक। और एक चीज इंटरेस्टिंग है, आज का लो बैंक निफ्टी का और कल का लो ऑलमोस्ट सेम। लास्ट टाइम जब ये हुआ था तब हुआ था जब हमने अगस्त 6 का लो और उसके बाद जब पिछले हफ्ते उसको रीटेस्ट किया था वो लो सेम थे। तो एक तरीके से बैंक निफ्टी जब भी इस तरीके से डबल बॉटम बनाता है नॉर्मली आपको 500-600 पॉइंट की रैली देता है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी कुछ टाइम के लिए आप बैंक निफ्टी से दूर रहें, क्योंकि ये जो रिकवरी आई है, जैसे कल मार्केट में लास्ट के 1 घंटे में फॉल आया था, वो प्योरली फिन निफ्टी का एक्सपायरी का इम्पैक्ट था। ये हो सकता है प्योर बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का इम्पैक्ट हो, तो इसके लिए दूर रहें। लेकिन इस चीज के लिए तैयार रहें कि बैंक निफ्टी में भी शायद वो मूव की रिजर्वेशन की शुरुआत होने लगी हो और कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी लीड भी कर सकता है, ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैंक निफ्टी कैरी करें, एग्रेसिव ट्रेडर कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ज्यादा तर्क संगत यही रहेगा कि आप निफ्टी कैरी करें, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स कैरी करें, क्योंकि मार्केट अलग ही मोमेंटम में है। जैसे मैं कह रहा था, ये प्रेडिक्ट करना बहुत टफ होगा कि किस दिन कौन सा सेक्टर लीडरशिप लेगा। आज फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता था कि आईटीसी लीडरशिप लेगा या रिलायंस लीडरशिप लेगा या लार्सन लीडरशिप लेगा। हो सकता है कल कोई और स्टॉक लीडरशिप ले लो, हो सकता है कल एचडीएफसी बैंक लीडरशिप ले ले। तो लेकिन लीडरशिप कहीं ना कहीं से आ जाएगी। लॉन्ग कैरी करने वालों को पैसा बनेगा। इस मार्केट में पैसा किसने बनाया है? जिसने लॉन्ग लेकर रखा हुआ है। और इस तरीके की इंट्राडे वोलेटिलिटी में ना ब्रोकरेज दी, ना एसटीटी दिया, ना कुछ दिया, शांति से बैठा रहा। शुक्रिया अनुज एंड हैव अ गुड एंड सेफ फ्लाइट। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी ज़रूर। लेकिन देखिए मार्केट में मोमेंटम लौटता हुआ अब पूरी तैयारी हो रही है कि हम वो 24,800 और 850 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एटलीस्ट निफ्टी में तो पूरा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बैंक्स नहीं तो रिलायंस, आईटीसी, कई दूसरे सूत्रधार रह सकते हैं इस मूव के पीछे। चलिए अब बीटीएसटी, एसटीबीटी की तरफ चलेंगे और डीलिंग रूम का जायजा भी ले लेंगे। और हमारे साथ यतिन स्टूडियोज में जुड़ गए हैं। यतिन बताइए, डीलर्स किस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए 2-3 स्टॉक्स जो आज फोकस में है। सबसे पहले बीपीसीएल और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऐसे भी आज आपको बाइंग दिखाई पड़ रही है। बीपीसीएल टू बी पर्टिकुलर यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की, और यहाँ डीलर्स बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। उनको लगता है स्टॉक में 360-365 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी करंट मार्केट प्राइस से 3 से 4% का अपमूव वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस काउंटर में। दूसरा स्टॉक है इंडिगो। स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है ट्रेड में, शॉर्ट पोजीशंस यहाँ बनती हुई नजर पड़ रही हैं। डीलर्स के हिसाब से यहाँ ब्लॉक डील की चर्चा हो रही है, बहुत जल्द यहाँ ब्लॉक डील हो सकती है डिस्काउंट में करंट मार्केट प्राइस से, जिसके चलते फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस इस पर्टिकुलर काउंटर में दिखाई पड़ रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि 4220 से लेकर 4250 तक के नीचे के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। हाँ, फ्लाइट भी डिले हो रही है। इंटरग्लोब में ही जा रहे थे। नहीं पता नहीं, मैंने ऐसे कह दिया। ये है आज के बढ़िया से डीलिंग रूम के पिक्स यतिन की तरफ से। ओएमसीज अभी तो चल रही इसीलिए है क्योंकि कच्चा तेल कूल ऑफ होता ही चले जा रहा है। गौरांग सर, महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले कुछ पंप प्राइसेस घटेंगे क्या? आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? नहीं, हमारे पास ऐसे कोई सूत्र नहीं है जो इस पर विशेष रूप में कोई रोशनी या प्रकाश डाल सके। हाँ, लेकिन एक प्रयास हुआ था मेरे ख्याल से कुछ समय पहले, जब पेट्रोल के दाम मेरे ख्याल से 2 रुपए प्रति लीटर घटे थे, और माफ कीजिएगा डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर घटे थे और पेट्रोल के करीबन 1 रुपए के आसपास। हाँ, थोड़ी बहुत मन लुभावन चीज, लॉलीपॉप वगैरह बांटने का प्रयास राज्य स्तर पर सरकार कर सकती। और हमारी दुविधा ये है, महाराष्ट्र में आशीष के एक बहुत ही बेहतरीन खिचड़ी बनाई है, जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों ने अपने आप को विलय किया एक दूसरे के साथ। और वास्तविकता में जब लोग वोट डालने जाते हैं तो उनकी दुविधा बढ़ जाती है कि भाई हमें किसको देना था और वहां पर चिन्ह किसका आ रहा है। तो एक बहुत ही बुरी परिस्थिति है। देखने लायक रहेगा चुनाव जब होते हैं महाराष्ट्र राज्य में तो पलड़ा किसका भारी होता है। प्रकाश तो प्रकाश जी डालेंगे, वो हाथ भी उठा रहे थे। वैसे जहां तक पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात है, बैंडर वालों से बहुत डीप कनेक्ट है। प्रकाश सर, आप डालिए कुछ रोशनी। नहीं, मुझे रोशनी नहीं है। अभी इन्होंने यूज किया वर्ड प्रकाश, मैं सोचा था प्रकाश नाम लिया या प्रकाश का मतलब था, इसलिए मैंने हाथ उठा दिया।
बैंड्रा वालों से याद आया प्रकाश जी, मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, सॉरी, लेकिन एक सीरीज का मैंने पहला एपिसोड देखा, एंग्री यंग मैन। यस, वो आपने देख ली क्या पूरी? लास्ट फ्राइडे को देखे, तीनों देख ली मैंने। बहुत ही अच्छी सीरीजली, सन्नाटा था, बहुत ही सन्नाटा। जो मैं सलीम साहब को जानता हूँ, हाँ, उससे बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही हम्बल है। मैंने कम से कम उसके साथ कम से कम 100 फिल्म्स देखी हैं, कम से कम। ये कभी उन्होंने ऐसा ओवर पावरिंग नहीं किया, ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल। तो मुझे लगा कि ये, इनफैक्ट आई वाज अ बिट शॉक। तो वो आप ये भी आपने घर पे देखी कि आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था? स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था, स्क्रीनिंग के लिए हमेशा बुलाते हैं, ये भी बुलाया था। फ्राइडे को थी 6 बजे। गाबा जी आप भूल जाते हो आपका प्रॉमिस। आशीष को तो मत दो, मेरे को तो कभी ले चलो ऐसी स्क्रीनिंग। चलो आप आ जाओ, आई विल सिट क्वाइटली। स्क्रीनिंग होना हो आप आ जाओ। ये सही है, आपको बुलाता हूँ। आशीष को पूछो ही मत, बिना स्क्रीनिंग आशीष बोला आ जाओ। अच्छा चलो, कभी भी बिल्कुल क्लब में आ जाइए, ऐसी क्या बात है, बट ये स्क्रीनिंग के लिए बुला दूंगा। अच्छा आज के BTST STBT की तरफ बढ़ा जाए ताकि आप लोगों को ट्रेड लेने का समय भी मिले। मानस, आज का कोई STBT या BTST आइडिया? तो देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी BTST के लिए, क्योंकि पैटर्न देखिए तो कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1432 के प्राइस चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1414 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो 1470 के कर रहे हैं। डिस्क्लेमर ये है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, आज यूनाइटेड ब्रेवरीज भी बढ़िया मूव कर रहा है, खबरों में था वो तो खैर। और USL आज मानस का प्रिफर्ड आइडिया जो कैरी किया जा सकता है इसमें लॉन्ग्स। सतपुते साहब, क्या रडार पे आया, क्या ले जाना है? आशीष जी थोड़ा ट्रिकी है टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे काउंटर्स थे वो तो ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन एक काउंटर जो मेरे रडार पे है, अभी तक मूव आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन में है, मुझे लगता है कल इसमें अच्छा मूव मिलेगा। दैट इज आइशर मोटर। स्टॉप लॉस होगा 4860 का, 4865 का भी चलेगा। सो 4865 का स्टॉप लॉस रखे और 5000 का टारगेट सेट करें। 100 पॉइंट का मूव मुझे लगता है आइशर में आएगा। आइशर मोटर्स में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। विकास, आपका ट्रेड क्या रहेगा, BTST STBT? बेग योर पार्डन, चंदन आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए मैं BTST की तरफ ही फोकस करूंगा। और देखिए अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मिड कैप काउंटर में मूवमेंट है, मिड कैप निफ्टी भी तेज है के आसपास चल रहा है, और कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स पे मेरा पॉजिटिव व्यू है। और आप देखोगे बहुत सारे कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनी चल रही है, तो एक थोड़ा मिड कैप रहेगा, बट मेरे को लग रहा है इसमें बड़ा हुआ, इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि फिनटेक टेक्निकली देखें तो पोल एंड फ्लेक पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। आज से लगभग 8-9 दिन पहले एक बड़ा सर्च देखने को मिला, और अभी एक कंसोलिडेटिंग मूव है, तो उसके चलते यहाँ पे आपको बनना चाहिए। डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर रहेगा कि जो भी स्टडी हो टेक्निकल बेसिस पे स्टडी है। 1025 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 1090 तक के टारगेट यहाँ पे बनना चाहिए। ये फिनटेक बढ़िया मूव बने, BTST आइडिया के तौर पे चंदन ले जाना चाहते हैं। कैश का कॉल। काबा सर, क्या ले जाएंगे? बायोकॉन स्टॉक पसंद है मुझे, सेटअप सही लगता है। एक महीना ब्रेकआउट भी मिल चुका, 355 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा बायोकॉन का 353, ₹2। अपसाइड टारगेट 365 बायोकॉन। बायोकॉन है काबा सर का प्रेफर्ड पिक। तो USL, आइशर मोटर्स, केफिनटेक और बायोकॉन, ये प्रेफर्ड आइडियाज एक्सपर्ट्स के सारे BTST ट्रेड्स। पर गौरांग सर की टीम भी जियोजीत पे कुछ ना कुछ करती होगी। आप चैट करते रहते हो क्या, क्या BTST ऑर्डर कर रहे हो, क्या करना है, ऐसा पूछते हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म भी रखते हो पूरे टाइम? यार देखिए, मैं मेरे दिमाग को दुरुस्त रखने का प्रयास करता हूँ। ये एक समय पर 2 दिशा में जाने का प्रयास मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, और वो करने से आपको पता है क्या होगा। तो मैं बुनियादी तर्क को ज्यादा महत्व देता हूँ। बहुत ही सम्मान के साथ जो भी महानुभाव मंच पर बैठे हैं और जो भी मेरे मित्र हैं मेरी कंपनी में या बाहर, मैं एक ही दिशा में देखता हूँ। और उस दिशा में कौन सा स्टॉक नजर आ रहा है आपको? तो अभी दवाई क्षेत्र, फार्मा सेक्टर की बहुत चर्चा हो रही थी कुछ समय पहले, और हर्षदा ने भी हमें कार्यक्रम के शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था फार्मा सेक्टर को लेकर के।
और मैं ये भी मानता हूं कि फार्मा सेक्टर के साथ साथ आपको हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स से जुड़ी हुई कंपनियों को ध्यान में रखना चाहिए। 3 विकल्प है, अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय और फोर्टिस हेल्थ केयर। अगर इनमें से एक मुझे चुनना होगा तो आज जिस प्रकार से निचले स्तर से अपोलो हॉस्पिटल में ऊपरी तरफ का दायरा दिखाया है, मेरे ख्याल से एक नया सर्वोच्चम अपने जीवन का शिखर बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा अपोलो हॉस्पिटल को। अपोलो हॉस्पिटल एक वो ट्रेड साबित हो सकता है जहां पर एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिलेगा। ये फिलहाल वो BTST STBT ट्रेड्स। अच्छा, आपको याद होगा जब हम मेहरबून की बात कर रहे थे, उन्होंने दीपक नाइट्राइट के बारे में मेंशन किया कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। और मेहरबून अगर एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी के तौर पर उसे उभरता हुआ देख रहे हैं। तो अगले 4 सालों में दीपक नाइट्राइट दरअसल दहेज प्लांट में करीब 150 करोड़ डॉलर तक का निवेश करने की तैयारी में है। इनफैक्ट कंपनी के CMD दीपक मेहता ये साफ मेंशन कर रहे हैं कि अगले 10 साल में केमिकल इंडस्ट्री का साइज 300 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर होगा और इसमें दीपक नाइट्राइट का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इन्हीं से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, तो उसका एक छोटा सा चंक आपको सुनाते हैं। दीपक नाइट्राइट के CMD इस वक्त हमारे साथ है। सर, स्वागत है CNBC में। सबसे पहले तो केमिकल सेक्टर के अच्छे दिन कब आएंगे, क्योंकि पिछले 1-2 साल से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है पूरा सेक्टर। मेरे ख्याल से जिस तरह से चाइना में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी लगा दी है, जब तक चाइना की डिमांड, इंटरनल डिमांड नहीं बढ़े, तब तक चाइना पूरी वर्ल्ड को प्राइस क्रैश करते रहेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से 1-2 साल तो लगेंगे। जब चाइना की डिमांड अच्छी हो जाएगी तब पूरी दुनिया की डिमांड को बेहतर प्राइजेज मिलेंगे। यहाँ से आप इंडियन केमिकल सेक्टर को कहाँ देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने स्पीच में बताया गवर्नमेंट से भी आपकी कुछ डिमांड है, तो कब तक इस स्टेज से आप थोड़ा ऊपर देखते हैं? एक चीज़ हम देखते हैं कि इंडिया की जिस तरह से मार्केट बढ़ रही है, हम सोच रहे हैं कि आज से 10-12 साल के अंदर आज जो 300 बिलियन डॉलर की जो इंडियन मार्केट है वो बढ़ के 1 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि ये मार्केट के कितना प्रोडक्शन इंडिया से ही मिलता है और कितना फिर वो इंपोर्ट करके भी हमको ये मार्केट सपोर्ट करना है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो एफर्ट है आत्मनिर्भरता, जिससे मेरे ख्याल से अगर ये पूरी इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये ज़्यादातर मार्केट इंडिया खुद ही बना के उसको टोटल कर पाएंगे। और वही नहीं, पर आज यूरोप, अमेरिका जो सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है उनका इंपोर्ट के लिए, कल वो चाइना छोड़ के भी इंडिया को भी एक महत्वपूर्ण देश, तो इंडिया की केमिकल सेक्टर में प्राथमिकता बढ़ती हुई दिखाई देगी और ग्लोबल प्लेयर्स के बीच चाइना को पछाड़कर भारत एक ऐसा देश होगा जो अपना वर्चस्व बढ़ाएगा। दीपक नाइट्राइट वैसे मेंशन किया था 2.5% ऊपर है। जाते जाते मानस कोई ट्रेड अटेम्प्ट करना है क्या दीपक नाइट्राइट में? बिल्कुल एक ट्रेड लेना चाहिए, लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, 22 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 29-24 के और टारगेट रहेंगे 3020 के। तो ये दीपक नाइट्राइट भी एक ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इंडेक्स जो है वो अपने डे हाई पर क्लोजिंग की तैयारी फिलहाल कर रहा है। 24,781 एब्सोल्यूट डे हाई यहाँ पर आपको दिखाई देगा, करीब 80 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक पूरी तरह से घूमा है, इसने यू टर्न लिया, अभी भी पॉजिटिव साइड पर नहीं आया है, लेकिन 54 अंकों की ही गिरावट यहाँ पर रह गई है। आखिरी 1 मिनट बचा है। मिड कैप इंडेक्स में आपके सामने रख देती हूँ, करीब 200 अंकों का इजाफा यहाँ पर साफ देखा जा रहा है। तो इधर भी पूरे दिन इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव था, 2:1 या 2.5:1 के आसपास तक के ट्रेड्स देखने को मिले। अगर हमारी वॉल तैयार हो तो क्लोजिंग वहीं पर करेंगे। इस घंटे जो अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है उसमें ऑफ कोर्स हमने देखा है एक बड़ा योगदान
निचले लेवल से निफ्टी बैंक का रहा, वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। लास्ट क्लोजिंग आवर में हमने देखा एफएमसीजी स्टॉक्स में एक तगड़ा मूव करीब 800 साढ़े 800 पॉइंट का। फार्मा स्टॉक सुबह से ही तेजी में लगभग 1% तक के गेंस देखने को मिले हैं। ऑटो में हल्की सी खरीदारी रही है। पीएसयू बैंक साइडवेज थे, फाइनेंशियल स्टॉक्स भी दबाव में। कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, ये कुछ स्टॉक्स जाते जाते फाइनल जो आपको आ रहा है अपटिक निफ्टी आईटी में साफ देखने को मिला है। हीट मैप आपके लिए लेकर आते हैं, वहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि किन स्टॉक्स की बदौलत दरअसल ये एक्शन बना है। निफ्टी जो है वो डे हाई के आसपास ही क्लोज दिखा रहा है और निफ्टी बैंक में भी निचले लेवल से एक बहुत तगड़ा रिवर्सल। आपको याद होगा चंदन कह रहे थे 50 के आसपास का क्लोज होना चाहिए। तो ऑन द बेल 84.2 पर डे हाई पर निफ्टी जाकर टिकता हुआ, ये एक बड़ा पॉजिटिव है और कल के लिए कुछ कॉन्फिडेंस इंड्यूसिंग लेवल्स देखने को मिलेंगे। डीवीज लैब, टाइटन, एसबीआई लाइफ, ग्रासिम, सिप्ला, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, तो एक एरे है स्टॉक्स का, सेक्टर्स का, जहां पर हमने देखी है तेजी आज के दिन। वहीं अगर आप गौर करें एचयूएल में अच्छी खासी एक्टिविटी, आईटीसी में अच्छी खासी एक्टिविटी, ब्रिटानिया में अच्छी खासी एक्टिविटी, तो करीब जो 850 पॉइंट का इजाफा एफएमसीजी इंडेक्स दिखा रहा था वो इन स्टॉक्स की बदौलत है। बिकवाली का दबाव, टेक महिंद्रा में, आज टाटा स्टील में दबाव देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक क्लोज नेगेटिव दिखा रहा है, डेलो से हालांकि यहाँ पर रिकवरी जरूर आई है। टाटा मोटर्स, एमएनएम, ये दूसरे काउंटर्स रहे हैं। लेकिन 2-3 स्टॉक्स में आपके लिए मेंशन करना चाहती हूँ। एक है आईटीसी जो 505 पर क्लोज दिखा रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजा हुआ मूव था। टाइटन जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्यादातर समय करीब 3000 के ऊपर का एक्शन दिखा रहा था। क्लोज जो आ रहा है 29,998 के आसपास आ रहा है। लेकिन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल जो आप कह सकते हैं, 84 अंकों की बढ़त पर आज निफ्टी जाकर टिका है, वो एक पॉजिटिव है। और निफ्टी बैंक 50,735 पर वो एडजस्टेड क्लोज आता हुआ आपको दिखाई देगा। 750 के लेवल से काफी करीब यहाँ पर आया है। चलिए आपसे इजाजत लें उससे पहले सीधा सौदा का एक अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स यहाँ पर पकड़े गए। जीटीएनडी थोड़ी सी मंदी में था क्योंकि एक ओवरहैंग है कि प्रोमोटर्स बिकवाली करेंगे। जीनस पावर, सायंट और एचजी इंफ्रा जहाँ पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है तेजी की तरफ। नीरज ने सारे तेजी वाले ट्रेड्स पकड़े। अपडेट, एक्विजिशन किया, 8% भागा। यूबीएल, हाइनिकल के प्रीमियम कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी, 3.5% ऊपर। मुथूट फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे काउंटर्स थे जहां पर हमने देखी है कुछ बढ़त पर ही कारोबार बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय की स्थिति है। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहा है और क्लोज भी अच्छा रहा कंसिडरिंग निफ्टी फॉर्म में। निफ्टी बैंक अभी भी थोड़ी सी मेहनत करना यहाँ पर बाकी है। चले लेंगे आप सभी से इजाजत, लेकिन कल सुबह सवेरे 6:57 पर आप सबसे मुलाकात होगी नए ट्रेंड्स, नए आइडियाज, नए ट्रेड्स के साथ। तो आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।